इतने ज्यादा भीड़ यहाँ पर लोगों की क्यों है? लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों को इलाज मिल रहा है, लोगों को सही जवाब मिल रहा है। किन किन रोगों का यहाँ पे इलाज किया जा रहा है हिम्स के अंदर? देखो, हमारे पास जो ज्यादातर पेशेंट आ रहे हैं वो किडनी के आ रहे हैं। अच्छा। जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है। नंबर 2 पे लीवर फेल के पेशेंट है, लीवर फैटी है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, डायबिटीज के बहुत ज्यादा पेशेंट है हमारे पास। अच्छा। 5 बादाम और 5 सफेद मिर्चे रात को भिगो के रख दो, सुबह उठ के चबा के खाओ और नंगे पांव घास पे घूमो। आप हैरान हो जाओगे, आपको कभी चश्मा नहीं लगेगा। तो अब वक्त है आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी को मिलाने का, जैसे हम इस हॉस्पिटल में कर रहे हैं। कीमोथेरेपी का जनक है हिटलर। आईवीएफ में जो बच्चे गोद में लेके घूमते हैं लोग, लगभग 60% बच्चे उनके नहीं है। खाने को पीना है, पानी को चबाना है। आयुर्वेद वात पित्त कफ के आधार पे बीमारियों का वर्गीकरण करके बीमारी की जड़ को पहचान लेता है। आगे आप फ्यूचर में खुद को कहाँ देखते हैं हिम्स के साथ? मैं चाहता हूँ किसी को किसी भी हॉस्पिटल में जाना ही ना पड़े। मैंने अब मिशन बना दिया लाइफ में कि सब व्यक्तियों को उनका डॉक्टर खुद बना देंगे। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एकदम नया और अलग पॉडकास्ट आप सभी के सामने आज हम लेकर आए हैं। आज का पॉडकास्ट है हिम्स, यानी मेरठ के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर लाखों मरीजों ने सफल इलाज अपना करवाया है। इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ आचार्य मनीष जी भी हैं, जो हमें बताने वाले हैं आखिरकार ये हिम्स है क्या, कैसे लोग इस पे इतना ज्यादा यकीन कर रहे हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। जी नमस्कार। थैंक यू। आप लोगों से दोबारा मिलके अच्छा लग रहा है। पहले आप 3 लोग थे, मेरा 300 से शिकार कर रहे थे आप, इस बार 2-2 से शिकार आज करोगे। बहुत काउंटर होने वाला है आपके ऊपर। कोई बात नहीं सर, आज मैं तैयार हूँ। जैसे ही हम आए हिम्स के अंदर ना, तो एक अलग ही माहौल लगा। पहले तो मुझे लगा कि ये हिम्स है या हॉस्पिटल, ये कोई होटल है। जिस तरीके से आपने बना रखा, बहुत शानदार ये आपने बनाया हुआ है। धन्यवाद। इतने ज्यादा भीड़ यहाँ पर लोगों की क्यों है? लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों को इलाज मिल रहा है, लोगों को सही जवाब मिल रहा है। मार्केट में जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो पेशेंट को बताते ही नहीं बीमार क्यों पड़े, क्या तकलीफ थी, बीमारी की जड़ क्या है, बस इलाज कर देते हैं, गोली लिख देते हैं। हमारे यहाँ बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है, एजुकेशन मिलती है, खाने पीने के बारे में सिखाया जाता है, तो अपने आप ही सिस्टम ठीक हो जाता है। ठीक, मनीष जी, आपने बताया जिस तरह से लोगों को यहाँ फायदा हो रहा है, आराम मिल रहा है। आयुर्वेद पर कहीं ना कहीं आपने एक बहुत गहरा रिसर्च किया, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा। तो किन किन रोगों का यहाँ पे इलाज किया जा रहा है हिम्स के अंदर? देखो, हमारे पास जो ज्यादातर पेशेंट आ रहे हैं वो किडनी के आ रहे हैं। अच्छा। जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, उनकी किडनी में सिस्ट है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या किडनी फेलियर है, डायलिसिस चल रहा है, या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया। तो एक तो किडनी के पेशेंट बहुत ज्यादा है हमारे पास। नंबर 2 पे लीवर फेल के पेशेंट है, लीवर फैटी है, लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर, इस तरह के पेशेंट बहुत ज्यादा हैं। या लीवर फेल, जिनके पेट में पानी भर गया, साइटस हो गया, उस तरह के पेशेंट बहुत ज्यादा हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास कैंसर के पेशेंट हैं। आज ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, बोन कैंसर, सर्विक्स कैंसर, कैंसर बढ़ता जा रहा है। उसके पेशेंट नंबर 3 पे है हमारे पास। इसके बाद हार्ट के पेशेंट, डायबिटीज के बहुत ज्यादा पेशेंट हमारे पास। डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, जिनमें इंसुलिन चलती है या इंसुलिन चलती, हम उसको मधुमेह बोलते हैं जी, या प्रमेह बोलते हैं, क्योंकि डायबिटीज बोलना भी अपने आप में एक अपराध है। बिल्कुल। तो हम इसको प्रमेह और मधुमेह बोलते हैं। हम नहीं बोलते, चरक संहिता में प्रमेह और मधुमेह लिखा हुआ है। जी। तो इसके अलावा बीपी के पेशेंट, इसके अलावा गैस, तेजाब, ऑटोइम्यून डिजीज, या कईयों के बच्चा नहीं हो रहा। आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, महिलाएं मां नहीं बन पा रही, तो वो भी पेशेंट बहुत ज्यादा है हमारे पास। हर तरह के पेशेंट है। अभी ये 1000 बेड का है, अभी 350 बेड ऑपरेशनल है, और सच बताऊं हमारे पास एक भी बेड खाली नहीं है। मतलब बार बार एडवांस बुकिंग चलती है, हफ्ते की, 10 दिन की, 20 दिन की। मतलब 20 दिन बाद किसी को भर्ती होना है तो उसकी पेमेंट जमा होगी, तो 20 दिन बाद उसको इनवाइट करेंगे। अच्छा, मनीष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद का ये कहा जाता है बीमारियों से प्रिवेंशन दे सकता है, क्योर नहीं कर सकता। लेकिन आपने बताया कि बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं, हर तरह के कैंसर तक के पेशेंट आते हैं, तो किस तरह से इलाज किया जाता है कि आयुर्वेद के द्वारा उनको समाधान मिल रहा है, ठीक हो रहे हैं? देखो, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और आहार चिकित्सा ये एक ही है बेसिकली, नाम अलग अलग है। बेसिकली क्योर कोई नहीं कर पाता, हमारी बॉडी के पास ही वो पावर है। जैसे आमिर जी मुस्लिम धर्म से हैं, तो इनके यहाँ कुरान चलती है,
हम लोग हिंदू धर्म से है तो हमारे यहाँ भगवत गीता वेद चलते हैं। वेदों में पढ़ो चाहे कुरान में पढ़ो या गीता में पढ़ो या बाइबल में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, हर जगह पे भगवान ने इंसान को अपना बच्चा बताया है, अपनी संतान बताया है। बिल्कुल। गुरु ग्रंथ साहब में भी यही बताया है, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने भी यही बताया है, और कुरान में भी इनको अपनी संतान बताया और अल्लाह की प्राप्ति के मार्ग बताए हैं जी। ऐसे ही हमारे सामवेद में भगवान ने बताया कि जब मैंने दुनिया बनाई तो मैंने मेरी छवि बनाई, यानी कि हम कौन है, भगवान की कॉपी जी। छवि यानी कि उसका स्वरूप। ऐसे ऋग्वेद में भगवान ने बोला है जब मैंने जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नभचर बनाए, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, तो मैंने एक बेस्ट क्रिएशन करी, इंसान। यानी कि हमें भगवान ने इंसान को बेस्ट बताया। जब हम बेस्ट हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो हमें भगवान वाली शक्तियां भी तो होंगी। अगर भगवान वाली शक्तियां हैं तो बीमारी तो हम खुद ठीक कर लेंगे। बिल्कुल। तो अभी तक ठीक क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि नॉलेज नहीं है, खाना पीना गलत है, लाइफस्टाइल गलत है। आप ये मुझे बताओ, आज से 50 साल पहले कैंसर कहाँ था? आज से 40 साल पहले डायबिटीज कहाँ थी? आज से 30 साल पहले किडनी फेल कहाँ था? आज से 60 साल पहले बच्चे नहीं होना, रेयर किसी गांव में कोई एक महिला होती थी जिसको बांझ बोलते थे, जिसके बच्चा वो भी 12 साल तक मां ना बने तो उसको बांझ बोलते थे। आज 1 साल तक मां ना बने तो बोलते हैं IVF कराने आ जाओ। तो कितना ज्यादा मार्केट में बदल गया, और वजह सिर्फ खाना खाना खाना, बस एक ही वजह है, हमारा खाना खाना खाना। एक पिक्चर थी ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो मैं बोलता हूँ सारी बीमारियों की एक ही जड़ है, खाना खाना और खाना। क्या ये निसंतान जो परेशानी है, संतान प्राप्ति ना हो पाना, क्या ये भी आयुर्वेद से क्योर हो सकता है? बिल्कुल। आयुर्वेद में सबसे पहले हम करते हैं बीज शुद्धि। अच्छा। बीज मतलब शुक्राणु की और अंडाणु की, स्पर्म की, ओवा की शुद्धि, उसको बोलते हैं बीज शुद्धि। फिर हम बोलते हैं गर्भ शुद्धि, फिर बोलते हैं गर्भ धारण, फिर बोलते हैं गर्भ संस्कार, फिर होता है बाल संस्कार। ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले बीज शुद्धि। आप कुछ भी खाते हो तो शुद्ध करके खाते हो, अशुद्ध करके खाते हो? शुद्ध करके। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। ये जो बांझपन है, ये बच्चा नहीं होना, ये कोई बीमारी नहीं है। भगवान तब तक बच्चा पैदा नहीं करने देता जब तक बच्चा स्वस्थ ना हो। अगर आपके अंडाणु में, शुक्राणु में कोई कमी है तो प्रकृति आपको प्रेगनेंसी होने ही नहीं देगी। अच्छा। यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो तो भगवान को थैंक यू बोलो। अच्छा। कि भगवान बीमार बच्चा, कमजोर बच्चा, दिल में छेद वाला बच्चा, टेढ़े पैर वाला बच्चा नहीं चाहता। तो आपको गर्भ शुद्धि करानी चाहिए। अच्छा। और बीज शुद्धि करानी चाहिए। अच्छा। ताकि वो बीज पहले शुद्ध हो जाए, फिर बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी ना उसको। मतलब मैं आपसे कोई चीज मांगू, मैडम मुझे एक कोट दे दो, और ये कोट मान लो उधड़ गया या फट गया, तो आप मुझे दोगे? कि फटा हुआ है, मैं आपको फटा हुआ के दूंगी, नया ला करके दे सकती हूँ। जी, यही मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति बहुत पावरफुल है। सृष्टि तब तक हमें बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं देती है जब तक बच्चा बीमार होगा। आज देखो कितने बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटिज्म वाले, दिमाग से कमजोर, दिल में छेद, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। वजह कि लोग समझ ही नहीं पा रहे। लोगों के मान लो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो जाती है, डॉक्टर से दवाइयां खा के जबरदस्ती गर्भ को मेंटेन कर लेते हैं। आप मुझे बताओ 9 महीने पीरियड्स क्यों नहीं आते जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं? अलग अलग कहना है आचार्य जी। लोगों का ये कहना होता है कि जो 9 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, उस ब्लड का इस्तेमाल बच्चे को सींचने के लिए हो रहा है। बिल्कुल। वो ब्लड बेसिकली बॉडी की एनर्जी थी जी। पहले वो एनर्जी अंडे बना रही थी, जब अंडे इस्तेमाल नहीं हुए तो 28 दिन बाद वो बह जाती थी। जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली तो उसी एनर्जी का इस्तेमाल बच्चे को बनाने में लग गया। तो अभी आपको शायद पता हो कि IVF में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। IVF में जो बच्चे गोद में लेके घूमते हैं लोग, लगभग 60% बच्चे उनके नहीं है। अच्छा। वो किसी और के मुन्नू टुन्नू है। अच्छा। क्योंकि शुक्राणु किसी और का है। क्योंकि वो पावरफुल नहीं था, डॉक्टरों ने ट्राई किया, वो नहीं प्रेगनेंसी हुई तो किसी और का शुक्राणु डाला, लेकिन बाद में वो लोग उसको अपना चुन चुने हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जिनके भी बच्चा नहीं हो रहा वो आयुर्वेद में आए। वो गर्भ संस्कार का, गर्भ शुद्धि का, बीज शुद्धि का, गर्भ धारण का, बाल संस्कार का, मतलब ये 5 स्टेप्स है। पहले बीज शुद्धि यानी कि बीज शुद्ध किया, फिर गर्भ शुद्धि जिसमें बीज को ठहरना है, गर्भ धारण धारण कराना, फिर गर्भ संस्कार 9 महीने उसका पोषण पालन, फिर बच्चा पैदा होने के बाद बाल संस्कार कि बच्चे को अब कैसा बनाना है। यानी कि बच्चों के
बचपन में जो चीजें, बचपन में याद करो, जब बच्चा पैदा हो जाता था हम मुगली घुट्टी पीते थे, स्वर्ण प्राशन करते थे, आजकल हो ही नहीं रहा। नहीं हो। तो ये पांचों स्टेप्स हैं, ये पांचों स्टेप्स फॉलो होंगे तो देश का एक एक बच्चा स्वस्थ होगा। और ये 9 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे पहले पैदा हो जाते थे, आजकल 1 या 2 पैदा होते जी। हैं और उसमें भी शरीर खड़क जाता है। क्यों? शरीर में जान ही नहीं जी। है, एक्सरसाइज ही नहीं करते। जो किचन है, जो रसोई है, इन दोनों में भी फर्क है। रसोई मतलब रस से भरी हुई, अच्छा। किचन मतलब किचकिच से भरी हुई। अच्छा। तो रसोई रस से भरी हुई में जी। पहले नीचे बैठ के रोटी पकती थी, हाँ। तो पेट की एक्सरसाइज होती थी, हिप्स की एक्सरसाइज होती थी, तो बच्चे ऑपरेशन से पैदा नहीं नहीं होते होते थे। थे। आजकल खड़े होके हम रोटी पकाते हैं, खड़े होके किचन में काम करते हैं, बच्चे ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं। तो मैं तो सबको बोलना चाहूंगा, सारा भारत सुन ले, एक तो पेशाब, यूरिन नीचे बैठ के करना चाहिए, महिला हो बहुत जोर देते चाहे हैं पुरुष आप, हो। मनीषी, ऐसा क्यों? ये मैं विस्तार से जानना चाहूंगा। सर एक बात बताओ, आपके धर्म में जी खड़े होके पेशाब सिर्फ आपको तब करना पड़ता है जब आप पैंट पहनते हो। जी, अगर आप धोती पहनते तो कैसे करते? बैठ के बोला जाता है। हमारा ब्लैडर खाली नहीं होता। जो महिलाएं भी इंग्लिश टॉयलेट सीट पे पेट साफ करती हैं या यूरिन करती हैं, ब्लैडर खाली नहीं होता, 2-4 बूंदे रख लेती है बॉडी, जी वही इन्फेक्शन बनता है, बाद में यूटीआई का कारण बनता है या कोई और बीमारी बनता है। अच्छा। तो ये बैठ के ही पेशाब करना चाहिए सबको। मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी, हाँ, हाँ। तो मुस्लिम धर्म के बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, हमारे नबी ने तो हजारों साल पहले बताया। तो मैंने आगे लिखा, मैं कहा तुम्हारे नबी ने भी बताया, हमारे नबी ने भी बताया भाई, लेकिन प्रॉब्लम ये करता कोई नहीं। करते नहीं है। करेंगे नहीं तो फिर बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हाँ, तो करना चाहिए सबको। अभी आप टॉयलेट भी इंडियन सीट और यूरिन भी इंडियन सीट पे करना होना चाहिए। जरूरी है। आईवीएफ की अभी हम बात कर रहे थे, अगर बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी आईवीएफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आईवीएफ के थ्रू प्रेग्नेंट लेडीज हो रही हैं, तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहते हैं? क्या हिम्स में आने के बाद आईवीएफ से वो बच सकते हैं? आईवीएफ का सारा नहीं, आईवीएफ की जरूरत ही नहीं। आईवीएफ क्या कर रहा है? प्रॉपर इलाज है? आईवीएफ भी तो गर्भधारण ही तो है। आईवीएफ में क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु को निकाल लिया बॉडी से, भाई महिला का अंडाणु निकाल लिया, पुरुष का शुक्राणु निकाल लिया, उनको बाहर लैब में निषेचित कर दिया जी। और बाद में उनको जब ग्रो कर गया तब बॉडी में डाल दिया। तो बेसिकली गर्भ में तो आया ना वो, तो नेचुरल तरीके से आने दो ना, क्योंकि जो आईवीएफ है वो बहुत पेनफुल है। महिला की वजाइना के अंदर, स्किन के अंदर इंजेक्शन लगाने, वहां पे उसको हार्मोन डिस्टर्ब देने, फिर उसके बाद वहां से अंडे निकालने, महिलाओं के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, उसके बाद अपर लिप से बाल आ जाते हैं, ठोडी पे बाल आ जाते हैं, ब्रेस्ट का साइज बिगड़ जाता है, पीरियड्स का साइकिल बिगड़ जाता है। तो आईवीएफ बड़ा पेनफुल है और बड़े साइड इफेक्ट वाला है। जबकि ये गर्भ शुद्धि, बीज शुद्धि, गर्भ धारण, गर्भ संस्कार, बाल संस्कार बड़ा इजी है जी। बहुत। ये सब गर्भ संस्कार के अंदर ही आता है। मनीषी, मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। कोविड के टाइम पे कोविशील्ड, कोवैक्सीन सबने लगवाई, लगभग सबने लगवाई, और अब कोविशील्ड कंपनी ने खुद से एक्सेप्ट किया है कि उस वैक्सीन की वजह से लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आ रही है। तो आयुर्वेद में क्या इसका कोई उपचार है जो ब्लड क्लॉटिंग हो उसे रोका जा सके? क्योंकि वैक्सीन तो लगवा कर बैठ गए हैं, अब इस समस्या से बचने का कोई उपाय है? जी बहुत बढ़िया उपाय है। सबसे बढ़िया उपाय है उपवास। अच्छा। उपवास रख के आप अपनी बॉडी के अंदर के कोई भी क्लॉट को खत्म कर सकते हो। अच्छा। नंबर 2, उससे भी बढ़िया तरीका है पंचकर्म। आप हर 6 महीने में 5 से 7 दिन के लिए आयुर्वेद का पंचकर्म कराओ। अच्छा। वमन कराओ, उल्टी की तरह सारा गंद निकाल लो। अच्छा। विरेचन कराओ, पोटी के रस से सारा गंद निकाल लो। शमन कराओ, शोधन कराओ। शमन मतलब अंदर ही रोगों को खत्म करना। अच्छा। शोधन मतलब पसीने के दौरान निकालना। स्वेदन भी पसीने के दौरान निकालना, वस्ती के दौरान निकालना। तो मतलब बॉडी से गंदगी निकाल लो। आयुर्वेद का एक सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि कोई भी रोग बॉडी में कुपित मल होंगे तो ही आएगा। अच्छा। तो बॉडी की गंदगी निकाल लो, सारे रोग ठीक हो जाएंगे। अच्छा, बहुत तो अच्छा उपाय आपने बता दिया। पंचकर्म करा लो मैडम, आपने भी अगर वैक्सीन लगवाई तो डरो मत। पंचकर्म करा लो किसी भी पंचकर्म सेंटर से। लोगों के बीच में दिल्ली में हमारे 15 पंचकर्म सेंटर हैं। जी। लखनऊ में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है। मुंबई में 150 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ आप जहाँ बैठे हो, मेरठ वाला 1000 बेड का हॉस्पिटल है, अभी 350 ऑपरेशनल है। चंडीगढ़ में 100 बेड का है। इसके अलावा 30 और हॉस्पिटल है। सब हॉस्पिटल में पंचकर्म होता है। सर, इसकी फीस वगैरह कितनी रहती होगी? एक आइडिया मिल जाए व्यूअर्स को, जिससे कि पता रहे कि अगर हम पंचकर्म कराने जा रहे हैं तो इतना सा अमाउंट पे करना। जितने का आमिर ने कोट पैंट पहना ना, इससे सस्ते में हम 3 दिन का इलाज कर देते हैं। अच्छा। मतलब कोई भी व्यक्ति इसको करवा बहुत सकता सस्ता है। कम से अच्छा। कम। मतलब इतना सस्ता है आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आयुर्वेद बहुत सस्ता है, लेकिन लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं करी। जी जी। तो मुझे लगता है शायद महंगा बेचना चाहिए तो वैल्यू करेंगे।
मनीष जी, जिस तरह से हम अभी आईवीएफ के बारे में लगातार बात कर रहे हैं कि हिम्स में किस तरह से इसका इलाज मुमकिन है और लोग जो आईवीएफ करा रहे हैं वो छोड़कर आयुर्वेद की तरफ आए, तो कहीं ना कहीं आईवीएफ वाले नाराज़गी भी तो जता सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को कह रहे हैं कि आईवीएफ गलत है, मत कराओ, आप हिम्स में आओ। नहीं, बेसिकली मैं बोलता हूँ किसी की शादी को 1 साल हो गया, बच्चा नहीं होना, तो ये बोलना कि अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, आ जाओ, जबकि पहले ये नियम 12 साल का था कि 12 साल तक बच्चा नहीं होना तो जाके आईवीएफ के लिए या गर्भ संस्कार के लिए बोला जाता था, तो बांझ बोला जाता था 12 साल बाद भी। तो मैं ये बोलना चाहूँगा वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से अब वक्त आ गया है आयुर्वेद और एलोपैथी को एक करने का। अब ना इंटीग्रेशन का टाइम है कि एलोपैथी का डायग्नोसिस अच्छा है, एलोपैथी इमरजेंसी में अच्छा है, तो वो इसका यूज़ करें, और जो आयुर्वेद है, मैनेजमेंट है, वो आयुर्वेद का यूज़ करें। तो अब वक्त है आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी को मिलाने का, जैसे हम इस हॉस्पिटल में कर रहे हैं। इसका नाम ही है हिम्स, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ सारी पैथियाँ हैं, मकसद सिर्फ एक है, पेशेंट ठीक होना चाहिए। पेशेंट ठीक होके जा भी रहे हैं। बिल्कुल। मनीष जी, अभी शुरुआत में ना मैं जब आ रहा था तो कुछ लोगों को मैंने बात करते हुए सुना भी, हिम्स में अंदर बैठे हुए थे पेशेंट, जो कह रहे थे कि ना यहाँ पे कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जो नाड़ी देखते ही बता देते हैं कि क्या बीमारी है, ये क्या प्रोसेस है, कुछ सबसे ज़्यादा फेमस है हिम्स इसी चीज़ को लेकर, ये कैसे करते हैं आप? तो जैसे आपने सवाल पूछा, आपके पास गाड़ी कौन सी है? मारुति की। मारुति। अगर आप गाड़ी को लेकर मिस्त्री के पास जाओ और मिस्त्री उसको स्टार्ट करने के आइडिया से बोनट के बाहर से ही चेक करके बताए कि इसके कार्बोरेटर में कचरा है, और एक वो मिस्त्री जो पूरा खोल खाल के उसके अंजर पंजर निकाल के बताए कार्बोरेटर में कचरा है, आप कौन से मिस्त्री को अच्छा पहले बोलोगे? वाले के पास जाऊंगा। वो मिस्त्री क्यों बता पा रहा है कि कार्बोरेटर में कचरा बिना खोला खाले के, एक्सपीरियंस के आधार पर। ऐसे आयुर्वेद में जब डॉक्टर लोग डिग्री लेते हैं 5.5 साल की, तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है नाड़ी। नाड़ी यहाँ से देखी जाती है, इसमें 3 तरह की गति होती है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों तरह की गति के आधार पे हम बीमारी का वर्गीकरण करते हैं। वात मतलब ऐसे रोग जो वायु से संबंधित है, पित्त मतलब ऐसे रोग जिसमें लीवर है या बॉडी में गर्मी है, उस तरह के रोग। कफ मतलब ऐसे रोग जिसमें लंग्स में कोई बलगम जम रही है, छींकें आ रही हैं, या हमारी बॉडी में कोई गंदगी आ रही है, वो सब तरह के रोग। तो जिस तरह का भी रोग हो, वर्गीकरण हो, उस तरह से हमें ये काम करना पड़ता है। तो आयुर्वेद वात, पित्त, कफ के आधार पर बीमारियों का वर्गीकरण करके बीमारी की जड़ को पहचान लेता है। मनीष, अभी हिम्स बहुत बड़ा है, तो क्यों ना आज आप हमें हिम्स दिखाएं और बताएं कि आखिर एक्चुअल में हिम्स में प्रॉपर कहाँ पे किस तरह का इलाज हो रहा है। बिल्कुल, आप जैसे कहोगे, जोन से एरिया में कहोगे, काफी बड़ा है, 25 एकड़ का है, आप जिधर कहोगे वो उधर ले चलता हूँ आपको दिखाने के लिए। चलिए आज हिम्स घूमते हैं आज आपके साथ। मनीष, अब हिम्स घूमना है आपके साथ, अंशिका और मैं आज आपके साथ घूमने वाले हैं हिम्स में। तो मेरा ना अगला सवाल आपसे यही है कि ये कहा जाता है कि आयुर्वेद में घासों पर चलने से ना बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, तो हिम्स कौन कौन सी बीमारी के बारे में बता रहा है घासों पर चलने से? और आपने तो कहते चप्पलें भी बता नहीं, मैं कभी भी घास पे जूते चप्पल में चलता नहीं हूँ, क्योंकि हमारी धरती को हम आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में माँ कहते हैं। जी 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 जी। अब माँ है तो माँ मुझे कुछ देती होगी, माँ हमेशा देने के लिए होती है। जी। मेरी माँ ने मुझे क्या दिया? मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, प्लस मुझे जन्म दिया। जी जी। ऐसे धरती पे कोई बीज हम बोते हैं, हाँ। तो ये पेड़ बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, और तो धरती में वो शक्ति है ना। इस माँ में एक शक्ति और है जो धरती में कहीं और नहीं है, वो है इलेक्ट्रॉन्स की शक्ति। अच्छा। मतलब आपको न्यूट्रिशन मिल सकता है खाने से, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, एफ, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड सब मिल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं मिलते। अच्छा। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक ही सोर्स है, धरती। आचार्य जी, अर्थिंग क्या होती है? क्या अर्थिंग यही है? यही अर्थिंग है कि इलेक्ट्रॉन्स मिले मुझे। अच्छा। तो इलेक्ट्रॉन मिले तो मेरी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको बॉडी ने बाइंड कर लिया। फ्री रेडिकल मतलब कल को बीमारी बनी थी, मेरे को ट्यूमर आना था, रसौली आनी थी, हम जो भी खाते हैं इससे फ्री रेडिकल डेवलप होता है। तो फ्री रेडिकल को बॉडी में बाइंड कौन करेगा? तो वो एक ही तरीका है जी। कि हमारी अर्थिंग। जी आचार्य जी, जैसे कि आपने बोला कि अर्थिंग, अब जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की बात करते हैं तो एक बहुत जरूरी पॉइंट आता है, अर्थिंग तो आता है, उसके अलावा आता है पेड़ों को हक करना, इससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये भी बोला जाता है। पेड़ों को हक करके भी होते हैं, किसी और को, सुंदर व्यक्ति को हक करके भी होते हैं, अपनी मम्मी को हक करके भी होते हैं, अपने पिता को हक करके भी होते हैं, वो तो अपने दोस्त को हक करके भी होते हैं। अच्छा। वो तो जब आप हक करते हो तो हक उसी को करोगे ना जिसको आप प्यार करते हो, या जिससे आपका दिल मिला हुआ है,
अब जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 मूर्तियां रखी हैं। जी आप देखोगे तो एक मूर्ति में बच्चे को माँ उसका दूध पिला रही है अपना। जी, स्तनपान तो ये करा रही है। दूध किसको पिलाती है? माँ अपने बच्चे को तो पिलाती है। इसी को हक करती है, इसी को चूमती है, चाहे इसका नाक बहता हो, चाहे इसकी सुबह आंखों से गंदगी निकलती है तो भी जी। माँ उसको चूमती है, जी। क्योंकि वो उसके अंश है, उसके अंदर के शरीर के हिस्से से बना है वो। तो हक करने से, प्यार की बातों से डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन सब रिलीज होता है। अच्छा, ये एक तो ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में जो टॉपिक आज की डेट में हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं मनीष जी, इसे मिथ कह सकते हैं या एक्चुअल में फैक्ट है कि घासों पे अगर हम सुबह के वक्त नंगे पांव चलते तो आंखों की जो रोशनी होती है वो तेज होती है, तो आप इसे मिथ कहेंगे या फैक्ट? ये फैक्ट है। आप देखो मेरे को चश्मा नहीं लगा हुआ जी, मैं 50 साल का होने वाला हूँ, जी। तो 50 साल की उम्र तक चश्मा नहीं लगना, उसके पीछे यही राज है। मैंने शायद पिछले पॉडकास्ट पे आपके बताया था हाँ हाँ कि बचपन में मुझे चश्मा लग गया था। जी। मेरे चाचा जी ने मुझसे पूछा तो मैंने वो बताया था आपको कि उन्होंने बोला कि डॉक्टर के पास चलते हैं और बोलेंगे चश्मा नहीं लगवाना, तो डॉक्टर ने बोला कि एक ही तरीका है, सुबह नंगे पांव घास पे चलो और 5 बादाम और 5 सफेद मिर्चें, सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा, जी। 5 बादाम और 5 सफेद मिर्चें रात को भिगो के रख दो, सुबह उठ के चबा के खाओ और नंगे पांव घास पे घूमो। आप हैरान हो जाओगे, आपको कभी चश्मा नहीं लगेगा। मुझे तो नहीं लगा अभी तक। मतलब ये करना पड़ेगा निशिका, आचार्य मनीषिका, ये मेरे को भी अपनाना पड़ेगा लगता है। आचार्य जी, आज हम हिम्स में आए हुए हैं, तो जब नेचुरोपैथी की बात हो रही है, मेडिटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जो योगा सिखाते हैं उनसे मिली थी, जो कि सन योगी थे। उनका कहना है कि अगर हम सन को डायरेक्टली देखते हैं तो इससे हमारी आंखें और भी ज्यादा अच्छी होने लगती हैं। जैसे कि अभी बात की हम लोगों ने कि अगर घास पर चलते हैं तो वो तो बहुत अच्छा है ही है, तो क्या सन गेजिंग अगर हम करते हैं, हिंदी में अगर हम इसको बोले सूर्य त्रयाटक हम इसको बोलते हैं, क्या वो भी आंखों के लिए फायदेमंद होता है? बिल्कुल बिल्कुल, और खाली आंखों से आपको सूरज की रोशनी या सूरज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। अच्छा। आपको शायद पता हो, अभी 1 साल पहले एक भारत में एक योगी हुए हैं, योगी जानी करके, उनकी मौत हुई है 78 साल की उम्र में। उन्होंने पूरे जीवन काल में 11 साल की उम्र के बाद ना अन्न खाया था ना पानी पिया था। अच्छा। वो रोजाना सन से ही सारी एनर्जी लेते थे। अच्छा। इवन कि उनको डॉक्टरों ने, इंजीनियरों ने 11 दिन तक, 12 दिन तक कैद पे रखा, मतलब रोज उनके ऊपर नजर रखी कड़ी 24 घंटे कि कुछ कि खा वो तो नहीं रहे, खाते तो नहीं है। और उनकी रिसर्च में पाया गया कि सच में वो सूरज से ही सारी ऊर्जा ले रहे थे। अच्छा, एक बात बताओ, पौधे हैं, पेड़ है, जितने भी लगे हुए हैं, ये खाना कहाँ से ले रहे हैं? सन से। सूरज से। तो यानी कि इनकी बॉडी में वो टेक्निक है ना कि सूरज की रोशनी से अपने आप को अंदर अपने न्यूट्रिशन बनाने की। तो ऐसे हमारी बॉडी में भी है। जानी जो गुरुजी थे, जानी गुरुजी, उन्होंने अपने अंदर, योगी जानी ने वो डेवलप कर लिया था, हम लोग नहीं कर पाए। तो मैं रोज बोलता हूँ कि नंगे पांव घास पे घूमो, 5 बादाम, 5 सफेद मिर्चें खाओ और रोज सुबह सूरज को नंगी आंखों से भी देखो, सन गेजिंग भी करो। इससे आंखों पे किसी तरह कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, साइड इफेक्ट कहते हैं ना कि लगातार देखेंगे तो आंखें हमारी खराब हो जाती है? नहीं सर, नहीं। जो सुबह उगता सूरज है और शाम को ढलता सूरज है, वो कभी नुकसान नहीं करता। जैसे कि अभी आपने बताया, जो योगी जानी जी के बारे में भी आपने बताया, लेकिन रिसेंट एक मामला भी मैंने देखा था, फॉरेन का था, एक यूट्यूबर था बहुत जाना माना, उसने अपने बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को सनलाइट डाइट पर ही रखा था, जो कि मुश्किल से 2-3 महीने का था। 1 महीने के लिए उन्हें रखा और उसकी बच्चे की मौत हो गई, क्योंकि वो कुछ खा नहीं पाया, कुछ उसको मिला नहीं, भूख से उसकी मौत हो गई। तो आप क्या कहेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर करें इसके लिए भी? नहीं, बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को तो माँ का दूध देना था जी। माँ का दूध आया स्तनों में इसीलिए। जी। तो ये तो वो उनकी गलती है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की प्लानिंग करी, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चाहते थे कि बच्चा जो है ना सुपरमैन इत्यादि बन जाए, इस तरह से पावर्स उसमें आ जाए। बट बच्चा को माँ के दूध से सुपरमैन बनाना है ना। जो हमारे देश में दारा सिंह थे, जी। वो दारा सिंह माँ के पेट से ही आए थे और माँ के पेट वाला ही खाना जो माँ से मिला वही खा के बड़े हुए। तो दारा सिंह अपने जीवन काल में कभी कोई कुश्ती नहीं हारे, तो वो हमारे देश के सुपरमैन थे। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह के नियम अगर आप अपनाएंगे तो बहुत गलत होना है। क्योंकि आचार्य जी थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि नवजात शिशु है, उसके लिए हम ऐसा ना करें, खुद को थोड़ा सा अगर हम करना चाहते हैं तो वो प्रिपेयर करके गलत करें। जो किया, जिसने भी किया वो गलत किया, वो ठीक नहीं है, ना साइंटिफिकली, ना मैं उस व्यक्ति को सही कहूंगा, ना उसके इस तरीके को सही कहूंगा। बिल्कुल, हिम्स में हम लगातार बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों के बारे में बात करें, कैसे आप उनका इलाज प्रॉपर ढंग से कर पा रहे हैं। अभी कैंसर को लेकर भी हम चर्चा कर रहे थे, दोबारा मैं कैंसर पर ही आऊंगा। एक बहुत बड़ा टॉपिक जो आज की डेट में आता है वो ये है कि कीमोथेरेपी,
बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब भी कोई कीमो कराता है, तो क्या हिम्स में कीमोथेरेपी से आप बचा सकते हैं? और लगातार कोई जैसे कीमोथेरेपी वीकली भी कोई ले रहा है, कोई 15 दिन में, कोई 20 दिन में होता है, तो क्या उससे छुटकारा मिल सकता है हिम्स में आने के बाद? देखो, पहली बात तो कीमोथेरेपी है क्या, हमें ये समझना पड़ेगा। कीमोथेरेपी का जनक कौन है, कुछ आइडिया आपको? नहीं, ये मैं आपसे कीमोथेरेपी का जनक है हिटलर। अच्छा। जो जर्मनी के युद्ध के टाइम पे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जी। तो हिटलर ने कीमोथेरेपी का जो आविष्कार किया था, वो कैदियों का गैस चैम्बर बना के उसको मारने का तरीका था। जी, जी, और जी। उसी गैस से बाद में कीमोथेरेपी डेवलप हुई है। तो कीमोथेरेपी, पहली बात तो जो फोड़ा है बॉडी में, कोई गांठ है जी। या जहाँ पे कैंसर है या ट्यूमर है, उसको जलाती है। अच्छा। अब कोई जलाकर चीजें बॉडी के अंदर, अच्छा काम तो नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। टारगेटेड कीमो भी दी जाती है, नॉर्मल कीमो मुंह के द्वारा भी दी जाती है। तो जी। कीमो कई तरह की हम होती लोग है। देखते भी है, समझते भी हैं। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि बेसिकली कीमो जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना सर्जरी, ना कीमो, ना रेडियोथेरेपी। हाँ। लास्ट स्टेज में हो सकता है कहीं काम करती हो, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में तो नहीं है। तो अगर उसी वक्त व्यक्ति आयुर्वेद में आ जाए, हाँ। डाइट थेरेपी अपना ले, नेचुरोपैथी अपना ले, खाना पीना ठीक कर ले, तो बिना सर्जरी के बॉडी स्वयं ही ऑटोफेजी के द्वारा, ऑटोफेजी क्या होता है, एक टेक्निक है ऑटोफेजी, जिसको बोलते हैं, नोबेल प्राइज स्टडी है 2016 की। योशी और यूसुमी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। जो जापानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इन्वेंशन की, उनको नोबेल प्राइज मिला है कि बॉडी के जो सेल्स हैं, जब ऑटोफेजी मींस इंटरमीडिएट फास्टिंग हम करते हैं, यानी कि 15 घंटे, 16 घंटे या 14 घंटे हम नहीं खाते हैं, फास्ट करते हैं, तो बॉडी के अच्छे सेल्स बुरे सेल्स को खुद ही हरा देते हैं, अच्छा। मार देते हैं। तो कीमो, कैंसर को तो बॉडी स्वयं खत्म कर सकती है, कोई फास्टिंग के प्रॉब्लम नहीं है फास्टिंग के द्वारा। आयुर्वेद कहता भी लंघन परम औषधम, उपवास ही परम औषधि है। मैंने ना आपकी एक वीडियो देखी, बहुत ज़्यादा वायरल भी होती है। आप कहते हैं कि अगर लगातार बुखार आ रहा है, आप बीमार पड़ रहे हैं, तो खाना छोड़ दो, अन्न त्याग दो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन जो हमारी फैमिलीज होती हैं, जो आज की डेट में जो हमारे माता पिता हैं, वो टेंशन लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं बेटा कुछ खाओ, दवाई खाने, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं बिना खाली पेट दवाई मत देना। तो आप क्यों मना करते हैं आयुर्वेद में? देखो, बुखार हमारा मित्र है, और हाँ। मैं आपको बोलूंगा कि सारी बातें एक ही जगह खड़ी करें, उससे चाहे मैं आपको हिम्स दिखाता भी, पूरा घुमाता भी हूँ, हिम्स में पता भी लग जाएगा। जी। तो बुखार जो है वो हमारी बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता एक तरह की, मतलब बॉडी की एक तरह की इम्यून पावर ने अपना कमाल किया कि हमारे बॉडी में बुखार उसने चढ़ाया। तो आपको क्या करना है, गर्म पानी की बाल्टी लेकर उसमें पाँव डुबो के रखने हैं। अच्छा। और उसमें पाँव डुबोकर आप इतना पाँव डुबोगे घुटने तक उसमें, और 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर पानी का गर्म रखना है आपने। तो बॉडी में वेसोडाइलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, पसीना आएगा, 1-1.5 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ेगा। उससे फायदा ये होगा कि बुखार आपका अपने आप ही इमीडिएटली उतर जाएगा। दवाई नहीं खानी, क्योंकि अगर दवाई खाओगे तो दुनिया की सबसे खराब गोली बुखार की गोली है। मतलब किडनी फेल, लीवर फेल, लास्ट टाइम आपने कैंसर, बताया था। दुनिया की सबसे खराब गोली का खिताब अगर मिला है तो बुखार की गोली को मिला है। मनीष जी, अब हिम्स में बैठे हैं, आपकी हम एक तो गाड़ी में बैठे हैं, बहुत शानदार आपने गाड़ी बनाई है मरीजों को लाने ले जाने के लिए। सच में बहुत सुविधा आपने लोगों के लिए कर रखी है। ये बहुत सारे ना, मैं यहाँ पे घर से, फ्लैट से बने हुए देख रहा हूँ, ये एक्चुअल में क्या, कुछ नाम भी इनके अजीब अजीब से मैंने देखे लिखे हुए, वो क्या है, थोड़ा सा बताएं। अजीब नहीं है, हमारे प्राकृतिक, हमारी पुराना संस्कृति का नाम है। जैसे ये पीछे विला ब्लॉक है, जी। तो इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, ये हमारे अच्छा। देश की 3 प्रमुख नदियां थी। तो गंगा के नाम से 4 विला है, अच्छा। यमुना के नाम से 4 है, सरस्वती के नाम से 4 विला है। ऐसे जब आप पीछे जाओगे 12 विला है, जो 16 विला है, जी। वहाँ गोदावरी, सरस्वती, मतलब अलग अलग नाम, नर्मदा, गोदावरी, जो हमने बचपन में सुने थे नाम कभी नदियों के, हाँ। पीछे देखोगे जी, जी, तो ये अशोक वाटिका है। अच्छा। अशोक वाटिका का नाम हम बचपन में सीता माँ के उसके लंका में एक अशोक वाटिका होती थी, उससे जोड़ते हैं। उससे जोड़ के देखते हैं। तो हमने सब कुछ प्राकृतिक अपना इस ढंग से बनाया हाँ, हाँ। कि नेचुरल है, सब अपना पुरानी संस्कृति को याद रख के। जी जी। और आप देखो इसमें जगह जगह कई लंगूर रखे हुए हैं, बहुत सारी कई पत्थर रखे हुए हैं, कई कलाकृतियां लगाई हैं। इनफैक्ट हम तो डर गए थे देख करके कि ये लंगूर कैसे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। बीमार व्यक्ति अगर होगा ना तो वो यहाँ से ठीक हो पहले जाएगा। शांत हो अच्छा, आप जाएगा। नोटिस करोगे, आप कितनी देर से आए हुए हो, आपका बार बार फोन देखने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपका नहीं। यहाँ पे किसी भी तरीके का ना स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस आएगा ना तो यहाँ की हवाएं, यहाँ का वातावरण आपका स्ट्रेस ले लेगा, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ स्ट्रेस फ्री जीवन बिताने के लिए ये बेस्ट तरीका है। बहुत शानदार आपने ये करा हुआ है मनीष जी। अच्छा, जब हिम्स की शुरुआत आपने की होगी मनीष जी, ये आसान तो नहीं रहा होगा, तो कहाँ सर, ये से बहुत thoughts आई बड़ी थी? जर्नी है।
मेरी यात्रा 1995 से शुरू हुई है, जब मैं खुद बहुत बीमार चलिए था। आज इस यात्रा को हम इसी यात्रा पे शुरू करते हैं। 1995 में मुझे याद है, जो 1991 में मेरा वेट था 31 जी kg जी अच्छा और 1995 में मेरा वेट था 39 kg। अच्छा मैं बहुत बीमार रहता था, मतलब हर 2 महीने 3-4 महीने में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। हाँ। जॉन्डिस, निमोनिया, मलेरिया, जी चिकनगुनिया, ये सब होता रहता ठीक है। था। तो मेरे मौसा जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, हाँ। डॉक्टर सत्यपाल छाबड़ा, एसपी सिंह उनका नाम था, एसपी छाबड़ा, जी श्री गंगानगर राजस्थान में रहते थे। मैं सहारनपुर का हूँ। अच्छा वहां पे उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास आ जा छुट्टियों में। अच्छा तो मैं तो अपनी छुट्टियों में अपना इलाज कराने उनके पास गया था। ठीक है। वहां से ही मेरे जीवन में आयुर्वेद का प्रवेश हुआ, नेचुरोपैथी का प्रवेश जी, हुआ, जी, जी। आहार चिकित्सा का प्रवेश मेरे जीवन में वहां से हुआ। ओके। उसके बाद धीरे धीरे लाइफ बनती गई, कारवा बढ़ता गया, मैं खुद ठीक हुआ। मेरा वेट 3 महीने में 12 किलो बढ़ा था वहां पे उस अच्छा टाइम। जी, जी। तब मुझे विश्वास हुआ आयुर्वेद की शक्ति पे। ये दूसरा विला ब्लॉक है, जी जिसमें 16 विलाज हैं और मेरे पीछे विध्यांचल, पूर्वांचल, B1 B2 ब्लॉक्स हैं जी और जिम है, प्रॉपर स्विमिंग पूल है। आप देखो झरने चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत तो शानदार प्रॉपर ये बड़ी प्लानिंग से बनाया गया है कि, और यहाँ जितने पेड़ पौधे भी लगे हैं ना, सब ऐसे लगे हैं जो मैक्सिमम ऑक्सीजन क्वालिटी ऑक्सीजन ज्यादा अच्छी देते देते हैं। जी, जी। तो वो वाले पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। जी आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने आहार चिकित्सा की बात की, तो हम लोग वैसे चिकित्सा को जानते हैं, एलोपैथी को जानते हैं, आहार चिकित्सा क्या होता है, इसको थोड़ा बताइए। देखिए, आहार चिकित्सा ही दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा है। अच्छा मैंने पिछली बार एक सवाल पूछा था कि जब कोई जानवर बीमार पड़ता है वो क्या करता है? वो खाना छोड़ देता है। खाना छोड़ देता है। बेसिकली वो आहार चिकित्सा करता है अच्छा जी, जी। कि वो बॉडी में रूटीन का खाना छोड़ देता है। 2-3 दिन तक वो खाना नहीं खाता, अगर भूख लगती है तो घास खाता है और ठीक हो जाता है। हाँ बेसिकली ये आहार चिकित्सा है। अच्छा। लेकिन हम ऐसे बेवकूफ है इंसान जो है, ये जब बीमार पड़ता तो भी खाना ही ढूंढ रहा होता है, बिस्किट, जी, जी। रस, कुछ तो दूध खाने में ब्रेड डुबो के। जबकि मेरे को कमजोरी आ जाएगी, तुझे युद्ध पे लड़ने जाना है, इधर तुझे बुखार चढ़ा हुआ है, उधर तू अपने लिए खाना ढूंढ रहा है। तो ये सब गलत है। आहार चिकित्सा ही दुनिया की सबसे बेस्ट चिकित्सा है, किसी और चिकित्सा की जरूरत नहीं है अच्छा। अगर इंसान अपनी आहार चिकित्सा को सुधार ले। आप पंचकर्म की बात करती है, अभी थोड़े पहले हम जब बात कर रहे थे, घूम रहे थे हिम्स के अंदर, तो पंचकर्म की बात हो रही थी। एक्चुअल में पंचकर्म हमारे लिए क्यों जरूरी है और हिम्स के अंदर पंचकर्म किस तरह से किया जा रहा है? देखो, पंचकर्म बेसिकली हमारी अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना है, बॉडी की शुद्धि करना है, शरीर की गंदगी निकालना है। जब हम शरीर की गंदगी निकालते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, तो बॉडी के दोष निकलते हैं। बॉडी के अंदर के पड़े हुए जो हमारे दोष है, जैसे हमारे Detox। जैसे हाँ, डिटॉक्स करना बॉडी को, शरीर की शुद्धि करना है। तो ये जी। सब संभव है इसी पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से। अच्छा। क्योंकि पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल आज तक कोई और तो है नहीं, यही है। जी जी ऋषि, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत सारे पेशेंट्स के लिए आपने रहने की व्यवस्था तो कर रखी है, इतने सारे लोग आपके पास आते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है? कोई नया व्यक्ति जब आएगा तो उसका इलाज कैसे शुरू होगा, ये सब आपसे जानेंगे। आइए चलते हुए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट आता है जी तो हमारे यहाँ उसकी फाइल बनती है अच्छा और उसका नाड़ी चेक होता है, उसकी जीभ चेक होती है, उसकी धड़न चेक होती है, उसकी आंखें चेक होती हैं, नाभि चेक बोलते हैं धड़न चेक को। चेकअप के बाद हम पूरा डिसाइड करते हैं उसकी बीमारी की जड़ क्या है, अच्छा बीमारी की वजह क्या है। जी फिर हम बीमारी की वजह पे काम करते हैं। मतलब हम बीमारी पे काम नहीं करते, बीमारी की वजह वजह पे, पर जड़ पे काम करते जी। हैं। अब जैसे ये पेड़ है, जी मान लो या कोई और पेड़ है, अब इस पेड़ को अगर हमने काट दिया जी तो थोड़े टाइम बाद दोबारा इससे पत्ते निकल आएंगे। जी। लेकिन अगर मैं इसको जड़ से उखाड़ दूंगा तो कुछ तो नहीं दोबारा आएगा। पत्ते नहीं आएंगे। इसीलिए कैंसर में, किडनी फेल में, लीवर फेल में हम लोग सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। अच्छा पूरे इंडिया में सबसे अच्छे रिजल्ट हमारे आयुर्वेद सेंटर के हैं, बिकॉज हम लोग बीमारी नहीं पे नहीं काम करते, बीमारी की जड़ पे काम जड़ पे काम करते हैं, जो कि आयुर्वेद का मूल है। मूल सिद्धांत है। जी आचार्य मनीष जी, मैंने आपकी जो वीडियोस देखी ना, बहुत सारी वीडियोस में आप ना गर्म थेरेपी वाला जो पानी है उसके अंदर लोगों को लिटा देते हैं टब के अंदर। वो क्या है एक्चुअल में? वो क्या सच में बीमारियों को खत्म कर रहा है ये थेरेपी? देखो, पहली बात तो आप गर्म पानी में लिटाते नहीं, हम बिठाते हैं। अच्छा वो बिठाने का लॉजिक क्या है, उसके वजह साइंस क्या है। जी जब भी हम गर्म पानी में बैठते हैं जी तो हम पर एक दबाव पड़ता है, पोस्चरल थेरेपी बोलते हैं उसको। अच्छा जैसे अभी हम पे हवा का दबाव है, हाँ जब हम पानी के अंदर बैठे होंगे तो पानी का दबाव भी आ जाएगा जी और हवा का दबाव भी आ जाएगा। और मैं चाहूंगा 1 मिनट मैं इसका आंसर दूं, इससे पहले एक बार आप पीछे ना पूरा दिखा दो। ये हमारा B1 ब्लॉक है जी जिसको विध्यांचल बोलते हैं। अच्छा। जी वो सामने B2 ब्लॉक है, उसको जी। पूर्वांचल बोलते जी। हैं। उधर 52 कमरे हैं,
इधर 74 कमरे हैं ओके। और ये सारे इस टाइम हाउसफुल है। मतलब हमारे पास किसी भी कमरे में एक भी पेशेंट की सीट खाली नहीं है। बुकिंग फुल है। हाँ, मतलब हमारे पास अगले 20 दिन तक की एडवांस बुकिंग है। अच्छा। जी, जी। तो ऐसे ये है, ऐसी चंडीगढ़, लखनऊ, मुंबई सब जगह हाउसफुल है। अच्छा, वजह हम नहीं चाहते हाउसफुल रहे। भरोसा लोगों। एक्चुअल में क्या होता है, लोगों के पास चारा नहीं बचा, क्योंकि कहीं इलाज मिल ही नहीं रहा। हाँ। सब जगह लूट चल रही है। जी आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस दिखाते हैं, डॉक्टर उनके गलत स्टंट डाल देते हैं, जी। गलत इलाज कर देते हैं, तो वो भुगतान ही करना पड़ता है। बिल्कुल। गर्म पानी में बैठते हैं ना जब हम, हाँ तो हमारी बॉडी में हीट शॉक प्रोटीन पैदा होता है। जी हीट शॉक प्रोटीन डेवलप होता है। अच्छा। हीट शॉक प्रोटीन ना, जो किडनी मर चुकी है, वीक हो गई है, उसको वापस रिजनरेट करने का, रिपेयर करने का काम करता है। और बॉडी में कई तरह के प्रोटीन्स हैं, और हमारी बॉडी में जो सेल की बिल्डिंग का काम है प्रोटीन करते हैं। ऐसे ही अगर आप ठंडे पानी में बैठते तो कोल्ड शॉक प्रोटीन पैदा होता, अच्छा। हीट में बैठे तो हीट शॉक प्रोटीन पैदा हुआ। जी, जी। इन दोनों में basically- अंतर क्या हो गया आचार्य जी? रिपेयरिंग के काम है। अच्छा। एक किडनी के नेफ्रॉन्स को रिपेयर करेगा, तो एक किडनी के सेल्स को रिपेयर करेगा। अच्छा। तो दोनों काम रिपेयरिंग का ही करेंगे। अच्छा, एक जगह ना मैंने देखा था, अभी कुछ पेशेंट घूम रहे थे, वो पानी में चलने के लिए, कि ठंडा और गर्म पानी रहता है उसमें चलने के लिए, तो उससे चलने से क्या फायदा होता है? वो रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक है बेसिकली, हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन है वो। जी। रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक के द्वारा हम क्या करते हैं, उसमें गर्म पानी एक्यूप्रेशर के द्वारा अच्छा। बॉडी के अंदर के अंगों को स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जी बिल्कुल। यहाँ पे नवग्रह वाटिका है, मतलब 9 के 9 ग्रह जो हमारे हैं, जी। ये देखो लिखा भी हुआ है नवग्रह वाटिका। इसके अंदर सारे पौधे जो लगे हुए हैं जी। वो ग्रहों के हिसाब से लगे हैं, मतलब ज्योतिष के हिसाब से। आचार्य जी, अभी आप नवग्रह का जिक्र कर रहे थे, तो थोड़ा दिखाइए जरा। ये नवग्रह वाटिका है, जैसे ये राहु है, तो दूब घास जो है ये राहु का प्रतीक है। ये जो मंगल के लिए खैर है, रवि के लिए आख है, शनि के लिए शमी है, चंद्र के लिए पलाश का ये पत्ते हैं, शुक्र के लिए गुलर है, बुध मरकरी के लिए कोई और जड़ी बूटी है। तो हर एक ग्रह की अलग अलग जड़ी बूटी है। जो बृहस्पति है, जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारा, उसका सबसे जो पौधा है वो पीपल है, जो लगा हुआ है आपके सामने। ये नवग्रह बेसिकली ज्योतिषीय सिद्धांत में बनाया गया। आप नोटिस करोगे तो ये नवग्रह वाटिका, वो असली कमल के फूल भी उगे हुए हैं यहाँ पे। जी जी। कि जो कमल, मतलब जो कमल रेयर मिलता है, लेकिन वो यहाँ उगा हुआ है। बेसिकली अगर आप पीछे देखोगे सामने, तो यहाँ पूरी फलों की वाटिका है, पूरा का पूरा जड़ी बूटियों का जंगल है। मतलब हमने यहाँ पे एक हर्बल गार्डन भी बनाया है और एक फूलों का गार्डन भी बनाया है, मतलब फलों का। अच्छा। मतलब अगर बच्चे आ रहे हैं माँ बाप के साथ, तो देखिए हाँ। आम कैसे उगता है, जी, जी। केले कैसे लगते हाँ, हैं, हाँ। लीची कैसे उगती है, जी, जी। अमरूद क्या होते हैं। मतलब बच्चों को नॉलेज ही नहीं आजकल हमारी पता ही प्रकृति नहीं की। होता। तो हम लोग ये इसलिए लगाते हैं कि एक तो आपको ग्रहों के अकॉर्डिंगली पता लगे कि कौन सी ग्रह के अकॉर्डिंगली कौन सी जड़ी बूटी है, और कैसे बेसिकली मकसद एक ही है, दुनिया को नॉलेज देना, तो ज्ञान देना। आयुर्वेद और ज्योतिष को आपने इकट्ठा कैसे कर दिए थे? एकदम अलग है ना आचार्य जी? नहीं नहीं नहीं, ज्योतिष आयुर्वेद का ही पार्ट है। अच्छा। ज्योतिष एक चिकित्सा है, पूरी प्रणाली है, जी। जो हमारे हजारों साल पुरानी है। जी। आप मुझे बताओ, आज भी इतने सालों बाद, जी। कि जो जैसे देश में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, जी। उधर नासा बताती है सूर्य ग्रहण इस तारीख को होगा, चंद्र ग्रहण इस तारीख को होगा। इधर हमारा पंचांग बता देता है उससे पहले ही। जी। हम लोग तो आज भी अभी पंचांग देखकर अगले कई साल पहले जी। कहाँ पे सूर्य ग्रहण होने वाला है अभी बता सकते हैं, जी। जबकि नासा नहीं बता सकता। हाँ बिल्कुल। नासा को भी पंचांग का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये समझने की बात ये है कि हमारा जो आयुर्वेद है, ये बेसिकली सनातन सभ्यता का हिस्सा था। जी। सनातन को लोगों ने बुला दिया, इसलिए सनातन आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये दिखाइए आप यहाँ पे, बिल्कुल। ये कमल के फूल हैं, पीले, लाल, और ये ओरिजिनल पत्ते। ये प्रॉपर प्लानिंग हमने ऐसे करी कि यहाँ पे ये कमल उग पाए। आज आचार्य जी आपसे बात वाला था, हम भी और हमारे व्यूअर्स इस पॉडकास्ट के ना कमल का हकीकत में देखेंगे, क्योंकि अभी तक सुना था कि कमल का भी फूल होता है, और आज वो देखने को भी कमल का पौधा जो है वो लक्ष्मी और विष्णु के सबसे प्रिय होता है। आचार्य जी, मैं आपसे ये हमारे जो पूछने वाली धन्वंतरी थी। भगवान है, जी। जब वो प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में कमल था, जी। तो इसलिए कमल लगाया हुआ। आचार्य जी, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि यहाँ पर देखें तो कमल का पौधा, वहाँ पर देखें तो नंदी जी विराजमान है, यहाँ पर देखें तो राहु केतु और सारे ग्रहों का जो है आपने पेड़ वगैरह लगा रखे हैं। क्या सोचकर ये सब आपने प्लान किया था? ना सनातन पीछे छूट रहा है, ना ज्योतिष रह रहा है, ना आयुर्वेद रह रहा है, और ना आज की मॉडर्न साइंस भी साथ ही है हमारे। बिल्कुल। हमने बेसिकली कोशिश करी है पेशेंट ठीक होना चाहिए। जी। यहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक में मिलेगा, यहाँ डायलिसिस यूनिट भी है हमारे पास, यहाँ हमारे पास DTP स्कैन मशीन भी लगी हुई है। बेसिकली मकसद सिर्फ एक है कि कैसे हम दुनिया को ठीक कर पाए, शुगर को, BP को, जोड़ों के दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा,
कोई भी बड़ी बीमारी, ऑटोइम्यून डिजीज हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, सबको हराना है तो आयुर्वेद, ज्योतिष, नेचुरोपैथी और मॉडर्नपैथी और होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, सबको एक साथ एक ही उद्देश्य से कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। अभी भी हमारे पास आज एक भी रूम खाली नहीं है, हमें दुख होता है, पेशेंट को वापस भेजना पड़ता है। तो मैं पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा, बिना बुकिंग कराए हमारे यहाँ अपने कपड़े उठा के ना लाए, पहले बुकिंग कराएं। अगर हमारे यहाँ बुकिंग कंफर्म हो तो ही आए, वरना नहीं आए। और एक और बात, सारे तरह के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे सारे जो सेंटर्स हैं, हमारे लखनऊ, मेरठ, मुंबई, ये वाला डेराबस्सी, चंडीगढ़ वाला, पूरे इंडिया में 34 सेंटर है और दिल्ली में 15 सेंटर है। तो ये सब जगह, सारे जगह पे ये हेल्थ इंश्योरेंस चलता है। आचार्य जी, कितने टाइम पहले बुकिंग कराएं आपके पास में कि यहाँ पर आने को मौका मिल जाए? अभी जो वेटिंग चल रही है 20 दिन की चल रही है। अच्छा, तो कम से कम 20 दिन का रॉ टाइम एक लेकर चलना होगा। बिल्कुल 20 दिन लगभग मान के चलो, अभी 20 दिन चल रही है। अच्छा आचार्य जी, मैं ना यहाँ पे कुछ मशीनें देख रहा हूँ, ये जिम वाली। आपने तो लोगों के लिए, फिटनेस के लिए भी पूरा बंदोबस्त यहाँ पे किया हुआ है। आप देखोगे हर ब्लॉक में ऐसे जिम है, सामने पूरा स्फूर्ति के नाम से पूरा जिम है इसके अंदर प्रॉपर। सब कुछ का मकसद एक ही है, पेशेंट ठीक होना चाहिए, उसकी मदद होनी चाहिए, उसको सही गाइडेंस मिलनी चाहिए और उसको सही राय दिखाने वाला कोई मिलना चाहिए, ये हमारा मकसद है। आचार्य जी, जब हम जिम की बात कर ही रहे हैं तो प्रोटीन को कैसे भूल सकते हैं? आज के टाइम पे युवा या तो डब्बे वाला प्रोटीन पर स्विच कर रहे हैं, और जो वीगन है, या वीगन नहीं मैं कहूंगी वेजिटेरियन है, वो चाहते हैं कि वो पनीर को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन आपकी एक वीडियो में मैंने देखा, बोल रहे हैं कि पनीर खून को गंदा करता है, तो हम वेजिटेरियंस क्या करें आचार्य जी? देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हाथी को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? हाथी को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? जी, कहाँ से? घास वगैरह, पत्तों से। जी। अच्छा, गेंडे को कहाँ से मिलता है? हड्डियां उसकी भी मजबूत है। जी। तो मैडम, ये हमारे दिमाग में कचरा घुसाया गया है कि प्रोटीन के लिए आपको पनीर चाहिए, या लीवर फेल है तो आपको पनीर चाहिए। पनीर दुनिया की सबसे खराब वस्तु है। अच्छा, दूध को विकृत करके नहीं खाना, ये हमारे आयुर्वेद। आप दूध पी लो ना, आप पनीर क्यों खाना चाहते हो? जी। तो जो दूध दे रहा है तो पनीर क्यों ले रहे हो? आप दही खा लो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन वो भी देसी गाय का होना चाहिए। मैंने पिछली बार बोला भी था, गाय हमारी माता है। और अकल बड़ी के भैंस, गई भैंस, पानी में काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बीन बजाना। बजाना। सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? और गाय पे एक ही है कि हमारी माँ है। माता तो माँ का दूध, गाय का दूध पियो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैंस का दूध पीने लायक नहीं है। लेटेस्ट ना ट्रेंडिंग, अभी आपने न्यूज भी सुनी होगी कि एक 30 साल का लड़का जिम कर रहा था और अचानक उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। एक्चुअल में इसकी क्या वजह है कि बहुत सारे केसेस हम देखते हैं कि यूथ जिम करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और अचानक उन्हें अटैक आ जाता है, वो मर जाते हैं। कारण क्या है, ये क्यों आ रहा है ऐसा? देखो, इसके पीछे एक ही कारण है, खाना खाना खाना। अच्छा। अभी आपने सुना होगा, थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी कि सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर डांडिया करते करते 10 लोगों को हार्ट अटैक आ गया। क्यों आया 10 लोगों को हार्ट अटैक डांडिया करते करते? बिकॉज वहीं खा रहे हैं, वहीं डंडे हिला रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर डंडे हिला रहे हैं। अब बॉडी खाना जम करे कि दिल में खून सप्लाई करे? एक टाइम पे एक ही काम करेगी ना। पुराने आप एक याद करो, जब हम लंबे सफर पे जाते थे, हम ड्राइवर को खाना खाने के बाद सैर, मतलब खाना खाने और गाड़ी चलाने से रोकते थे। क्यों? कि नींद ना आ जाए। क्योंकि जब हमें खाना खाया तो बॉडी को 2.5 लीटर खून यहाँ पे चाहिए हजम करने के लिए। लेकिन जब हम नहीं खाना खा के, अगर हम नहीं खून यहाँ पहुंचाएंगे तो खाना हजम कैसे होगा? बिल्कुल। अब बॉडी खून यहाँ मांग रही है, आप कह रहे हो दिल में यहाँ डंडे हिलाने हैं मुझे, तो हार्ट अटैक ही पड़ेगा ना। तो एक ही काम है, एक टाइम पर एक काम करने के लिए हमारी बॉडी बनी है। एक टाइम पे 2-2, 4-4 काम बॉडी नहीं कर पाती है। खाने को पीना है, पानी को चबाना है। मतलब जूस भी पीना तो एक एक घूट करके, एक घूट पियो उसको 32 बार चबाओ, दूसरा घूट पियो 32 बार चबाओ। आपको पूरा गिलास नहीं पीना, क्योंकि एक गिलास मोस्टली पानी को चबाना है, खाने को पीना है, खाने को पानी बनाओ। अच्छा। अगर आपको सच में ठीक रहना तो यही तरीका है जी। बिना प्रोटीन जैसे बात आपने छेड़ी कि पनीर और आप सब चीजों से मना करते हैं। एक्चुअल में जब हम देखते हैं कोई जब जिम करता है तो उसको ये सजेशन दिया जाता है कि आपका बॉडी वेट जितना है उससे डबल आपको प्रोटीन इंटेक करना है अगर आपको मसल्स ग्रो करने। तो एक्चुअल में हमें एक दिन में कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से? आयुर्वेद प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की तरीके से देखता ही नहीं है। अच्छा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, दुनिया के किसी जानवर का नाम बताओ जो खाना पका के खाता हो। तो फिर हम क्यों खा रहे हैं? हमें भी वापस धरती का पकाया हुआ भोजन खाना है, इंसान का पकाया हुआ भोजन नहीं खाना। अगर हमें सुधरना है तो यही तरीका, और कोई तरीका नहीं।
आचार्य जी इसलिए भी कहते हैं कि जो ऐसे रॉ फूड होता है, कच्चा खाना होता है, उसमें प्राण ऊर्जा ज्यादा होती है। तो इसीलिए देखो, जिसको आप कच्चा बोल रहे हो, बेसिकली आप उसको कच्चा कह रहे हो। बेसिकली धरती ने उसको पका के किया है, धरती का पकाया हुआ है वो, तो कच्चा नहीं है, वो पका हुआ ही है, लेकिन धरती का पका हुआ है। अब आप बताओ, धरती ज्यादा अच्छा पका सकती है कि हमारे घर में कोई स्विगी जोमेटो वाला कुक ज्यादा बढ़िया पका सकता है? बिल्कुल घर। तो हमें धरती का पका हुआ भोजन खाना चाहिए। आचार्य जब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चर्चा इस पॉडकास्ट में आज हुई आयुर्वेद को लेकर, बहुत सारे गंभीर रोगों को लेकर आज हमने बात करी है। आचार्य जी, मेरा अगला सवाल जो आपसे है वो किडनी पेशेंट्स को लेकर है। आमतौर पर आज की डेट में जो किडनी रोगी है ना, वो एक तो खुद परेशान है क्योंकि इतना गंभीर रोग उन्हें हो जाता है, दूसरा उन्हें डॉक्टर डरा देते हैं कि आपको अगर किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है तो डायलिसिस आपको कराना पड़ेगा। किडनी के नाम पर मैं सीधे तौर पे कहूँ तो आज के डेट में पेशेंटों को डराया जा रहा है। तो क्या सच में जरूरी है डायलिसिस किडनी के लिए? देखो, डायलिसिस सिर्फ तब कराना चाहिए जब कोई सिम्टम आए। अच्छा। पैरों में सूजन आए, चेहरे पे सूजन आए, हाथों में सूजन आए, खारिश जैसी फीलिंग हो, अच्छा। उल्टी आने की फीलिंग हो, खाना खाने के बाद उल्टी जैसा लगे, या कुछ भी थोड़ा चलने में सांस फूले, जी। और आयुर्वेदिक उपाय करके ये स्वेलिंग और ये सिम्टम नहीं जाए, तब लास्ट तरीका डायलिसिस है, वो भी टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। मतलब सबको बोलूंगा सीधा फिस्टुला बनवा के पहले सेंट्रल लाइन से डलवाओ, ताकि वो निकालना आसान होता है। तो सबसे पहले तो जब भी कोई किडनी की पेशेंट बन जाए जिसका क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, सबसे पहले DTPA स्कैन करवाए कि कितने % किडनी काम कर रही है। अच्छा। उसमें पता लगता है लेफ्ट किडनी कितना कर रही है, राइट कितना कर रही है। लगभग 4 से 5 हजार रुपए का टेस्ट होता है ये, DTPA स्कैन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। अच्छा। उसके बाद पता लगता है किडनी के नेफ्रॉन्स कितने जिंदा हैं, और किडनी कितने % काम कर रही है, और किडनी 1 मिनट में कितने ml खून साफ कर रही है, और लेफ्ट कितना कर रही है, राइट कितना कर रही है। तो इसको DTPA स्कैन बोलते हैं। तो वो कराओ एक तो आप। उसके बाद आप क्या करो, आयुर्वेद के डॉक्टर को पकड़ लो। अच्छा। आयुर्वेद में आ जाओ। पहले आयुर्वेद की दवाई खाओ। कासनी है, मकोए है, पुनर्नवा है, कई जड़ी बूटियां हैं जिसके काढ़े देते हैं, हम दवाई देते हैं। उसके बाद अगर क्रिएटिनिन कम हो जाए तो ठीक, फिर एलोपैथी की जरूरत ही नहीं है। जब आयुर्वेद से भी ठीक ना हो तब डायलिसिस कराओ, अदरवाइज डायलिसिस डॉक्टर की बातों में आगे एकदम नहीं कराना। हिम्स में आना है और डायलिसिस से पूछा से छुटकारा पाना है। जी जी सीधे तौर पे। जी आचार्य जी, जैसे कि हमने ये जो मेन डिसीज है, किडनी के प्रॉब्लम है, इसके बारे में हमने बात कर ली। एक और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ आ जाती है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ जब किसी को होती है तो डॉक्टर सीधा ये बोल देता है कि कुछ नहीं हो सकता, आपको ये दवाई है, जिंदगी भर खानी है। और BP की दवाई, शुगर की दवाई, थायराइड की दवाई, सब जिंदगी भर खानी है। जी। उनसे पूछो कि तुम मतलब पेशेंट को ठीक कर दो ना, जिंदगी भर दवाई क्यों खिला रहे हो, लेकिन वो नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि उनका काम है, उनको ट्रेनिंग ऐसी मिली, एजुकेशन मिली है। तो जिसको भी शुगर हो जाए तो हमारा DIP डाइट चेक कर ले, DIP डाइट गूगल से ढूंढ ले। अच्छा। DIP डाइट यूज करके शुगर रिवर्स हो जाती है। अच्छा। शुगर ठीक हो जाती है। अच्छा। BP भी ठीक हो जाता है। जिसको सीवियर से सीवियर प्रॉब्लम हो, सालों साल पुरानी डायबिटीज भी ठीक हो जाती है। DIP डाइट 90% बीमारियों का इलाज है। अच्छा। गूगल पे चेक करो DIP डाइट, हमारी वेबसाइट पे चेक करो DIP डाइट, इलाज मिल जाएगा। अच्छा, बहुत साधारण सा सिंपल सा उपाय है, कुछ नहीं करना है। DIP डाइट है क्या, वो भी बता देता हूँ। चलो आपको मैं आपके पॉडकास्ट पे DIP डाइट बता देता हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले उकड़ू बैठ के, मतलब दोनों इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठ के 5 कड़ी पत्ते और हल्दी चबानी है, और गरम गरम पानी या हर्बल टी पीनी है जी। उसके बाद नाश्ते में वजन गुणा 10 ग्राम पहले फ्रूट्स खाने हैं। अच्छा। उसके बाद आपने प्लेट 2 जो भी खाना है, रोटी चावल खिचड़ी दलिया खाना है। लंच में पहले वजन गुणा 5 ग्राम सैलेड, नाश्ते में वजन गुणा 10 ग्राम फ्रूट, लंच और डिनर में वजन गुणा 5 ग्राम सैलेड खानी है। पहले खीरा टमाटर प्याज मूली गाजर, फिर जो भी रोटी चावल खाना है खाओ, और थोड़े दिन के लिए सूरज डूबने के बाद खाना छोड़ देना है। अच्छा। इतने से ही आप देखोगे आपकी डायबिटीज की गोली छूटने लग जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आचार्य जी, आपने ये बोला प्लेट 1 प्लेट 2, अभी नाश्ते में प्लेट 1 फ्रूट्स है। अच्छा। लंच और डिनर में प्लेट 1 सैलेड है, नेचुरल चीज प्लेट 1 है, मतलब जो नेचर है, प्राकृतिक है, वो प्लेट 1 है। और जो आपने आग लगा दी, तड़के लगा दिए, कुकर में तल दिया, कढ़ाई में तल दिया,
वो प्लेट 2 है। अच्छा। तो प्लेट 2 कम खानी है, प्लेट 1 ज्यादा खानी है और पहले खानी है। अच्छा। हमने क्या कहा, DIP डाइट का मतलब है कि जो डिसिप्लिनरी डाइट है, जो मेरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल डाइट है, पहले खा लो। अच्छा। जो मेरी बॉडी के लिए बुरी डाइट है वो बाद में खा लो। अच्छा। तो बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, खाना हजम करने के रस है, वो प्लेट 1 के हिसाब से आएंगे, तो प्लेट 2 को भी साथ में हजम कर देंगे। मतलब अच्छे के लिए आएंगे, बुरा अपने आप ही चला जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कोई भी एक सब्जी का नाम बताओ। भिंडी। अगर भिंडी बाजार से लाओगे और जमीन में बो दोगे, उग जाएगी? उग जाएगी। अब आप उसको कढ़ाई में तल दो, अब उगा के दिखाओ मुझे। अब आपने उसको डेड फूड बना दिया। अब डेड फूड गुड फूड कैसे हो गया? तो प्रॉब्लम यहाँ है। और प्रॉब्लम मतलब हमारा जो खान पान है, दिनचर्या है, उसको हमें सुधारना पड़ेगा। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो जी, ये आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और आहार, यही है जो पूरी दुनिया को बचा सकता है, संभाल सकता है। और इसके अलावा कोई मॉडर्न पैथी में तो ताकत नहीं है। जितनी आबादी बढ़ती जा रही है, इतनी बीमारियों का बोझ संभाल सकती है। एलोपैथी का मतलब क्या है मैडम? एलोपैथी शब्द का मतलब क्या है? एलोपैथी का मतलब सर जो बेसिकली मेडिकल बेस्ड चीजें हैं। गूगल पर एलोपैथी का शब्द का मतलब निकालो, उसका मतलब है इलाज के अलावा सब कुछ। इलाज के अलावा सब कुछ, मतलब इलाज नहीं करती, बाकी सब कुछ करती है। अच्छा। और लोगों अब ये मेरा मतलब नहीं है, ये मैंने नहीं बनाया मतलब। अच्छा। इलाज के अलावा सब कुछ। और आयुर्वेद का मतलब आयुर्वेद का मतलब है आयुर्जमा वेद। अच्छा। पूरी संपूर्ण आयु को जानने का विज्ञान। जी, आयुर्वेद का मतलब ये है। तो आप खुद सोचो कहाँ जाना है। तो एलोपैथी को एक तरह से हमें छोड़ना पड़ेगा, आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। ये तो मैं तो कहता हूँ एलोपैथी आयुर्वेद को मिलकर काम करना चाहिए। इंटीग्रेशन का टाइम आ गया अब। बहुत से लोग हैं ना एलोपैथी पे ही डिपेंड है, तो सर वो नुकसान भी भुगत रहे हैं। वो उनको एक गोली खा के साइड इफेक्ट, दूसरी गोली का साइड इफेक्ट, फिर तीसरी गोली का साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट। वो आयुर्वेद और एलोपैथी को एक साथ चला सकते हैं। हाँ, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अच्छा। तभी देश बचेगा। इसका किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? नहीं। अब मैं अगर बात करूं ब्यूटी के बारे में, खूबसूरती के बारे में, तो खूबसूरती आप सीधा बोलो मेरे बारे में। सर एक्चुअली क्या है, लोगों को सबसे ज्यादा अगर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात आती है तो एक चीज परेशान अब करने लगी है, सफेद दाग। और जो ये भी कहा जाता है कि अगर किसी ने फिश खा लिया और उसके ऊपर से दूध पी लिया तो उसकी वजह से भी ये हो जाते हैं। ये फैक्ट है या मिथ है, ये बता दीजिए और इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये बिल्कुल सच है। कभी भी फिश के साथ दूध नहीं लेना चाहिए। कभी भी फिश के साथ, दूध के साथ नमक नहीं लेना चाहिए। नमक जो कच्चा है, दूध की किसी भी चीज के साथ नहीं लेना चाहिए। जो सफेद नमक है, ना दही पे, ना रायते पे, ना सैलेड पे, ना फ्रूट पे, ना कहीं और जगह पे। पिछली बार बोला था लोगों के जख्मों पे भी लोग नमक डाल देते हैं। तो नमक के बिना आगे चलते नहीं। अगर नमक नहीं डालना हर जगह पे, सफेद नमक नहीं डालना। अच्छा। सेंधा नमक खाओ, समुद्री नमक खाओ, काला नमक खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जितना खाना आप बनवा रहे हैं लोगों के लिए, 750 लोगों के लिए, खाना जिस तरह से बन रहा है बहुत ही सात्विक, बहुत ही अच्छा खाना बन रहा है। मंत्रों के साथ बनता है। मंत्रों के साथ भगवान का पाठ करते हैं, मंत्र से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये अन्न जिसके पेट में जाए, जिसके शरीर की शुद्धा शांत करे, उसके बीमारियों को भी हर ले। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करके हमारे जो कुक है वो इस तरह खाना पकाते हैं। आचार्य जी, क्योंकि हमने भी जब खाना खाया तो हमको खुद से अंदर से बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे मम्मी के हाथ का खाना खाते हो ना, मम्मी प्यार से बनाती है, और अब वही खाना स्विगी से मंगाओ, जोमेटो से मंगाओ, तो वो स्वाद नहीं आता, बिकॉज वो फीलिंग नहीं बनती। वो मंत्रों का पावर है और हमारी फीलिंग अच्छी है, हमारा उद्देश्य अच्छा है। आचार्य जी, जिस तरह से आपने हिम्स को बनाया, आज हम मेरठ में हैं, आपके दिल्ली एनसीआर में भी है, इसके बाद पंजाब में भी आपने कई जगह बना रखे हैं। जिस तरह से इतनी उपलब्धि आपको मिली हिम्स के साथ, तो आगे आप फ्यूचर में खुद को कहाँ देखते हैं हिम्स के साथ? मैं चाहता हूँ किसी को किसी भी हॉस्पिटल में जाना ही ना पड़े। अच्छा। मैंने अब मिशन बना दिया लाइफ में कि सब व्यक्तियों को उनका डॉक्टर खुद बना देंगे। अच्छा। उनको इतना तगड़ा ट्रेनिंग दे देंगे खाने की, पीने की। उसके लिए हमने अभी एक हिम्स मेडिकल एकेडमी की शुरुआत की है। अच्छा। हिम्स मेडिकल एकेडमी, जिसमें डिग्री कोर्स भी है 5 साल का डॉक्टर वाला, BNYS, प्लस एक आम आदमी के लिए 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स भी है। अपना डॉक्टर खुद बने। उस कोर्स की खासियत क्या है कि अगर वो कोर्स आप कर लोगे तो आपको किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी जाना ही नहीं पड़ेगा। आपको नॉलेज, ट्रेनिंग उसी कोर्स में मिल जाएगी सारी। खुद ही अपने बीमारी को ठीक कर लेंगे होने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाइल्स, जिसे हम बवासीर कहते हैं, ये रोग लगातार बढ़ रहा है। पहले ही होता था कि एज में जाके अधिकतर लोगों में देखते थे, जो बड़े बुजुर्ग हो जाते थे, पाइल्स की प्रॉब्लम उनमें होती थी। बट आज की डेट में हम यूथ को भी देखते हैं कि 25 प्लस या 20 की एज में भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है? सूरज डूबने के बाद खाना खाना, फाइबर युक्त खाना नहीं खाना, अच्छा, मतलब
अच्छा खाना कम खाना जी और बुरा खाने की मात्रा ज्यादा, मतलब जैसे फाइबर है, फ्रूट है, सैलेड है, ये 70% ऑफ द फुल फूड होना चाहिए। जी लेकिन लोग सलाद को 2-4 खीरे, एक आधा टमाटर खाने को सलाद मानते हैं, जी। एक केला खा ले सोचते हैं फ्रूट पूरा हो गया, और रोटियां 8 खा जाते हैं, सब्जी की कटोरी आधी खाते हैं, मतलब पिज़्ज़ा, न्यूट्रिशन मोमोज भी। पूरा नहीं मिलता। रोटी जो खाना कुक हो गया जी उसका न्यूट्रिशन पक गया, उसका न्यूट्रिशन कम हो गया, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पाइल्स का ऑपरेशन ये के बिना ठीक कर सकते हैं ऑपरेशन? हाँ, हमारे यहाँ ऑपरेशन की सुविधा है, हमारे ऑपरेशन थिएटर है। ऐसा ऑपरेशन के हम खिलाफ नहीं है, जी। लेकिन आयुर्वेद में भी ऑपरेशन होते हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, लेकिन वो जरूरत पड़ने पे जैसी जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से। जी आचार्य जी, क्या योगा सबके लिए जरूरी है? योगा सबके लिए जरूरी है, जैसे ब्रश करना सबके लिए जरूरी है, अच्छा, नहाना सबके लिए जरूरी है, ऐसे योगा सबके लिए जरूरी है। तो जो बिगनर है कहाँ से शुरू करे? कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, मल आसन है, आपका मंडूक आसन है, वज्रासन है, ये 4-5 आसन भी कर लेंगे तो बहुत बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। और मेडिटेशन के बारे में आपका क्या कहना मेडिटेशन दुनिया को करनी आती नहीं है, है? अच्छा ध्यान लगाना। तो मैं बोलता हूँ मेडिटेशन का सूत्र क्या है कि आप सिर्फ अपनी ब्रीद इन ब्रीद आउट पे ध्यान लगाओ, अच्छा मतलब आप सिर्फ सांस लेने और सांस छोड़ने पर ध्यान लगाओ और कुछ मत करो। उसी से आप हैरान हो जाओगे कि आपका ध्यान लग जाएगा। अच्छा और ध्यान लगना मतलब अपने चक्रों को जागृत करना। जी जैसे यहाँ हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ सहस्रार है, रीढ़ में सबसे नीचे मूलाधार है, यहाँ अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र है, मणिपुर चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है। तो चक्रों पे ध्यान, इंद्रधनुष आप बचपन में याद किया होगा, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो वॉयलेट, इंडिगो, येलो, ऑरेंज और रेड, तो 7 चक्र है, वही विबग्योर है, वही इंद्रधनुष है, वही शक्तियां है, वही पावर है। तो सारी सृष्टि यही है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का। आयुर्वेद में भी आपने भी कुछ न्यूज़ेस सुनी होंगी, आपके पास भी कोई जानकारी होगी इस बारे में। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो आयुर्वेद के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, दवाइयाँ बनाती हैं, जो ये गारंटीड कहते हैं कि हम प्रॉपर इलाज आयुर्वेद के माध्यम से करते हैं। बट उनके कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पूरी तरह से फेल पाए गए कि ये प्रोडक्ट कारगर साबित नहीं है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आयुर्वेद तो एक तरफ ये कहता है कि आपकी बीमारी को ठीक किया जाएगा, और दूसरी तरफ वही प्रोडक्ट फेल हो रहे हैं। आयुर्वेद खाली एक प्रोडक्ट नहीं है जी आयुर्वेद एक संपूर्ण विज्ञान है, जी प्रोडक्ट उसका एक पार्ट है। जी तो प्रोडक्ट एक्चुअल में प्रोडक्ट फेल नहीं पाए गए, लोग कहना नहीं मानते। लोग सोचते हैं गोली खाई अब मुझे परहेज नहीं करना, मैं समोसे भी खाऊंगा, मैं चाउमीन भी खाऊंगा, मैं चिप्स भी खाऊंगा, मैं दूध वाली चाय भी पीऊंगा, मैं रात को 2 बजे उठ के दिल्ली से चंडीगढ़ जाते टाइम जो ढाबे आते हैं वहां के परोठे भी खाऊंगा, तो फिर वो बीमारियां ठीक नहीं होती। तो दवाई के साथ ना पूरा परहेज, खाने पीने का ध्यान, ये सब कुछ रखना पड़ेगा तो ही काम चलेगा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि क्या हुआ, और मैं उनको गलत नहीं मानता। जी। इसमें जो आपने बहुत बड़ी कंपनी जो बाबा रामदेव जिनका आपने नाम लिया, मैं उनको गलत नहीं मानूंगा। एक देश का एक कानून है 1954 मैजिक रेमेडी एक्ट, वो कानून गलत है, वो कानून खराब है। बाबा ने कोई गलती नहीं करी, वो कानून ही गलत बना हुआ है, वो अंग्रेजों ने बनाया था अपने लिए। क्या था उसमें पूरा? 1940 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था ड्रग एक्ट करके। जी जी 1954 में वही एक्ट रिपीट हो गया। उसके एक्ट का मतलब ये है, उस वक्त अंग्रेजों का राज था, आयुर्वेद को दबा दिया था उन्होंने 1895 में एपिडेमिक एक्ट बना के। तो अंग्रेजों का कानून, जो अंग्रेजों का मकसद था वो ये था कि आयुर्वेद तरक्की ना कर पाए, आयुर्वेद आगे ना बढ़ पाए, इसके लिए एक ऐसा कानून बना दो, आयुर्वेद वालों को जेल कर दो, अच्छा सजा दे दो, फांसी दे दो उनको, और एलोपैथी को प्रमोट कर दो। जी तो एलोपैथी में किसी बीमारी का इलाज है ही नहीं। मैंने पहले बताया एलोपैथी का मतलब क्या है, इलाज के अलावा सब कुछ। तो उसके अंदर इलाज था नहीं, तो उन्होंने वो सारी बीमारियां लिख दी जो आयुर्वेद से ठीक हो सकती थी। अब वो ठीक हो नहीं सकती तो उन्होंने लिख दिया कि कोई भी नहीं बोल सकता ठीक हो सकती है। तो उसमें शुगर भी लिख दी, आंखों का रोग भी लिख दिया, लीवर भी लिख दिया, किडनी भी लिख दिया। जब सब कुछ ही लिख दिया तो हम ठीक क्या करें? तो हम ठीक करें बोल नहीं सकते, मतलब विज्ञापन नहीं दे सकते। ये है कानून। अब तो देखिए पूरी तरह से विज्ञापन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आयुर्वेद को प्रमोट किया जा रहा है अच्छे से। नहीं, विज्ञापन में ये नहीं बोल सकते ना ये बीमारी ठीक होगी। विज्ञापन में आप बीमारी का नाम लिख दो, नीचे लिख दो आहार द्वारा आपको ज्ञान दिया जाएगा, तो लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने लिख दिया ठीक हो सकता है, क्योर हो सकता है, तो आप पे केस दर्ज हो जाएगा। तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का भी इलाज तो प्रॉपर हो ही रहा है। सर आयुर्वेद में सब संभव है, लेकिन बोल नहीं सकते आप, विज्ञापन नहीं दे सकते। लेकिन सर बोल नहीं सकते, बट लोगों की जो मानसिकता वो तो यही है ना कि हम किस लिए आ रहे हैं, हम ये जानकारी हमें मिल रही है, हम तभी तो आपके पास आ रहे हैं कि हमारा इलाज एक्चुअल में विज्ञापन एलोपैथी वाले भी नहीं दे सकते, लेकिन आयुर्वेद वाले उनकी कंप्लेंट नहीं करते थे, इसलिए गाड़ी चल रही थी।
आयुर्वेद एलोपैथी वाले आयुर्वेद की कंप्लेंट कर देते, इसलिए वो बाबा रामदेव जी चपेट में आ गए। सर इसके साथ मेरा एक प्रश्न आपसे और है, क्योंकि हम बीमारियों पे बात कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां कहा जाता है साइकोसोमेटिक हैं, क्योंकि हम अपने मन से जो सोचते हैं वो चीज़ हमारे अंदर बनती जाती है। तो क्या बीमारियों को ठीक करने में हिम्स के एनवायरनमेंट का भी हाथ है? आप मुझे ये बताओ, आपको आज सुबह से आप आए हुए हो, मुझे ये बताओ आपको कितना स्ट्रेस आया है यहाँ पे आके? बिल्कुल। कितनी बार आपका फोन देखने का मन करा? बिल्कुल। यहाँ का माहौल ही ऐसा है, यहाँ की हवाएं ऐसी है, गंगा के किनारे है, गंगा की जो फ्यूम्स उठती हैं सुबह सुबह, वो जब मेरी बॉडी में जाएंगी तो एनर्जाइज करेंगी। फिर पौधे लगे हुए जो यहाँ पे, वो सब भी एनर्जाइज कर रहे हैं मुझे, ऑक्सीजन क्वालिटी बढ़िया है, तो ब्रेन शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, बंदा ठीक हो रहा है। एल्कलाइन वाटर आप जो बनाते हैं, हमने सबने देखा है और हम बहुत से लोग बनाते भी हैं घर पर। एक होता है बॉटल्ड एल्कलाइन वाटर, जो कि अगर हम बात करें सेलिब्रिटीज में विराट कोहली पीते हैं, बहुत सारे वो लोग कुछ पीते हैं। मशीन्स आती है उसका एल्कलाइन वाटर, जी, वो तो एल्कलाइन black वाटर नहीं है, वो होता अच्छा वाटर नहीं है। अच्छा। उसमें ऑरेकल वैल्यू भी नहीं है, उसमें ऑरेक वैल्यू भी नहीं है, उसमें एनर्जी भी नहीं है। जो एल्कलाइन वाटर है वो मटके के पानी को कांच के जग में ट्रांसफर करके 2 पीस खीरा, एक आधा पीस नींबू, एक आधा कोई पुदीने के पत्ते या धनिये के पत्ते, ऐसे 4-5 चीजें डाल के एल्कलाइन वाटर की विधि YouTube पे गूगल पे पड़ी है, मैंने बना रखी है। जी जी जी। तो जो बॉटल्ड वाटर या ब्लैक वाटर आता है वो उस सीरीज में ना ना ना, वो तो बिल्कुल बेकार है उसके सामने। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं एक सेब की और एक टेनिस की बॉल की कंपैरिजन करूं कि मेरी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? जी। तो खाने के लिए सेब अच्छा है, खेलने के लिए टेनिस की बॉल अच्छी है, जी बिल्कुल। वो खा नहीं सकता मैं। जी। आचार्य मनीष जी, अभी हमारे साथ कोई पेशेंट भी है, देखिए पूरे दिन हो गया हिम्स में आपके साथ घूमते हुए, बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में आपने हमसे बताया, ये पेशेंट भी हैं, मैं इनसे थोड़ा बात करना चाहूंगा यहाँ पर क्यों आए हैं कि आप इन्हीं से पूछिए इनको क्या हुआ था, जी ये कहाँ गए थे, फिर क्या हुआ, सारा ये बताएंगे। जी, आपका नाम बताइए। बताएं सबसे पहले। मेरा नाम रविकांत गुप्ता है जी। सहारनपुर निवासी हूँ, और मेरे सबसे पहले ना कमर से इस पैर में दर्द निकला, अच्छा, तो ये दिखाने के लिए हम पहले ज्योति ग्रांट गए, उन्होंने MRI किया। ठीक है। MRI में उन्होंने कहा है कि रीढ़ के हड्डी में गांठ है, तो फिर उसने कहा कि वहाँ पे ये एक बार आप जो है जी। कैंसर टेस्ट करो। ठीक है। तो भाई मुझे लेकर राजीव गांधी में चला गया, अच्छा, दिल्ली गए आप? दिल्ली। हाँ, तो राजीव गांधी में जाने के बाद उन्होंने पहले कीमो लगाई, ठीक है। उस कीमो से फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी। उससे क्या हुआ कि मेरे दोनों पैरों का मूवमेंट हो गया। अच्छा, तो उन्होंने फिर हमें कहा कि भाई इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। 28 जून को 28 जून को 2023 को ऑपरेशन। मतलब जून 2023 में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऑपरेशन नहीं कराते बोलते आपको पैरालिसिस हो जाएगा। जी, होने के बाद मेरे दोनों पैरों का मूवमेंट भाग गया। उल्टा उन्होंने कहा था कि नहीं कराओगे तो हो जाएगा, और उल्टा आप फंस गए, तो आपने उन पे केस क्यों नहीं किया? वो तो मानते ही नहीं इस बात को कि हाँ भाई तो उनके पास तो चल के गए थे ना। चल के गया था, तो पूरा ट्रीटमेंट होगा आपके पास, जो पूरा उससे पहले आपने ट्रीटमेंट करा। था। ऑपरेशन के बाद इनका मूवमेंट आ गई थी, पैरों में चलने लगे थे। उनको कहा है कि 2 जगह रेडिएशन होनी है। अच्छा, तो यहाँ 2 जगह ऑपरेशन करा था ना उन्होंने। रेडिएशन उन्होंने एक जगह दी है। ठीक तो मेरे है। भैया गए कि सर आपको 2 जगह रेडिएशन के लिए बोला है हाँ कि जी। डॉक्टर आप हो मैं हूँ। जी। तो उन्होंने रेडिएशन जैसे देने से एक जगह दी है, और ठीक दूसरी है। दिन बीमारी लौट के आ गई 15 उसमें 1 हफ्ते के अंदर, अच्छा, और दोनों नीचे का पैरों का मूवमेंट movement खत्म हो गया, बिल्कुल मूवमेंट नहीं बिल्कुल हुई। खत्म हो गया। तो आप फिर हिम्स उन्होंने- आए हैं? हाँ। जी। उसके बाद फिर क्या हुआ आपके साथ? एक मिनट पहले वो कंप्लीट कर ले। हमें उसके बाद फिर क्या चला आपका? 6 महीने साल से क्या चल रहा है? 8 महीने से कीमोथेरेपी 2 लाख की दी है सर, एक की रेडिएशन। 2 लाख की। तो अब आप यहाँ किस उम्मीद से आए हो? यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यहाँ आपकी हमने बड़ी वीडियो देखी, मेरठ में रहे, क्योंकि यहाँ पे आपकी 3 दिन की यहाँ पे सेमिनार आपका है। सेमिनार भी है, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी हमारी। तो फिर हम वहाँ से जो है यहाँ पे आ गए। तो अभी आज आपका दूसरा दिन है। ये आज हमें तो दूसरा आज दिन है। दूसरा दिन में जो भी आपके साथ हमने किया है, जो कोई थेरेपी दी है ये कल या जो भी वो- ट्रीटमेंट दिया है, उससे आपको कोई 19 से किस फर्क लग रहा है? इस पैर में मेरे मूवमेंट है हल्का। अच्छा, मतलब जो पहले नहीं पैर था, बिल्कुल नहीं चल रहा था। अभी 2 ही दिन में आपको जादू नजर आने लग गया। तो आपको भरोसा हुआ आयुर्वेद, जिसको दुनिया बोलती है स्लो है, मुझे बड़ा भरोसा काम नहीं है। करता, नहीं बोलता। वो आपके सामने रिजल्ट है कि 2 ही दिन में आयुर्वेद ने इनको हल्की सी मूवमेंट दे दी है, जो कि एक उम्मीद की किरण है। लेकिन मैंने आपको बोला 30 दिन लगे, 40 दिन लगे, जी, जी। पूरा विश्वास रख के परहेज करना पड़ेगा, विश्वास रखा। खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान से हम पूरी प्रार्थना करेंगे कि आप वापस अपने पैरों पे स्वयं खड़े हो जाए। तो अभी आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते अभी वो हो, खड़ा नहीं हो पाता व्हील चेयर से भी, वॉकर से भी? ना। ओके, तो ठीक है, हम पूरा अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। कुछ आपको पूछना है? बिल्कुल अंशिका।
बिल्कुल, मैं तो बस अब ये कहना चाहूंगी सर कि बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं, हिम्स तक पहुँचे हैं, और जैसे कि अभी 2 ही दिन हुए हैं इनको आए और मूवमेंट फील हो रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन लोगों के लिए साबित होंगे, जो लोगों को लगता है जैसे कि आपने बोला आयुर्वेद स्लो है, काम नहीं करता, तो आप एक बार उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि अगर 2 दिन पूरे देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं? मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद की शरण में आवे और यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। सबसे बढ़िया कीमो जो हो रही थेरेपी हो रही बहुत अच्छी हो रही, हर मेरे पे स्टाफ बड़ा बहुत सहयोग अच्छा है। करता और है, एम्स में बहुत बहुत अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं कहता हूँ इंडिया में इस तरह का कोई ट्रीटमेंट इससे बड़ा कहीं नहीं है, इससे बड़ा कहीं नहीं, सही बात। और जो लोग बात कीमो के रेडिएशन के चक्कर में फंसे हुए हैं वो सब उनसे निकल के आयुर्वेद के उसमें आके कीमोथेरेपी ने ना मेरे शरीर को बिल्कुल खत्म कर दिया, जीरो मैं कर दिया है। बड़ा तंदुरुस्त था। शरीर को खत्म करना और बिल्कुल सर बिल्कुल हर मेडिसिन फूड में पे वेजिटेबल बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल मतलब जो आज लोग अल्कोहल होते हैं ये उससे बिल्कुल बंद है। हमारी फैमिली में कोई नहीं पीता अल्कोहल। उसके क्रिकेट के खिलाड़ी है, पार्षद रही है 10 साल ये आप बीजेपी की। चिंता मत करो, आपको ये हफ्ते 10 दिन में पहले से और बेटर दिखेंगे, सर, हम और इसी उम्मीद 30-40 से दिन में हम इसी काफी हद उम्मीद तक उम्मीद है कि भगवान ने चाहा तो अगर इनकी नसें जुड़ी हुई और कोई गलत ऑपरेशन नहीं हुआ तो मुझे उम्मीद है कि ये वापस अपने पैरों पे खड़े हो सर जाएंगे। इसी जगह हम आपसे दोबारा इसी बात करेंगे। ठीक है जी, कि हमारा धन्यवाद। बिल्कुल ठीक हो गया है। Thank you, और thank you, आपके thank you। सहयोग से जितने भी मरीज हैं उनकी हर गंभीर बीमारी का इलाज यहाँ पर हो रहा है। जो भी व्यूअर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो समझ चुके हैं कि आखिर उनको जो भी गंभीर बीमारी है उसका समाधान उनको हिम्स में मिलेगा, आचार्य मनीष जी के सानिध्य में आकर। आचार्य जी, मेरा एक सवाल और है आपसे। जिस तरह से अभी लोगों से बात करें, सच में हमें बहुत खुशी हुई कि वो इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं लेकिन उनको आराम मिल रहा है। आपको कितनी खुशी मिलती है, सच बताइए। मैं काम इसीलिए करता हूँ। मेरा काम करने का उद्देश्य एक ही है कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की मदद हो रही है। पूरे मतलब जब बचपन में पैदा हुए थे गुरु नानक देव जी को देखते थे तो गुरु नानक देव जी ने पूरा धर्म खड़ा कर दिया लोगों की भलाई से, पूरा मदद कर करके। तो क्यों ना हम उनके पद चिन्हों पे चल के दुनिया की मददगार करने वाले बन जाएं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है आपको अपने लिए पर्सनली वक्त मिलता होगा यहाँ के अलावा। नहीं, मैं बहुत फ्री रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, हमेशा हंसता रहता हूँ, और मेरे मन में एक ही बात रहती है कि दुनिया ठीक हो रही है तो मैं ठीक हो रहा हूँ। मतलब मैं खुद ठीक रहूंगा, दुनिया ठीक होती जाएगी तो मुझे दुआएं मिलेंगी, उससे मेरी गाड़ी चल जाएगी। मनीष जी, आपकी फैमिली के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हम बहुत कुछ जान चुके हैं आपके बारे में, हिम्स के बारे में, जो आपके उद्देश्य हैं उनके बारे में, थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में। मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, मम्मी है। अच्छा। और मम्मी मतलब छोटा भाई मम्मी के साथ रहता है, वो लुधियाना रहता है, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ। अच्छा। बिटिया मेरी लॉ कर रही है, LLB फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, और बेटा मेरा +2 में है। जी। वाइफ मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करती है। जी। इस बिजनेस क्या मतलब ये इस सेवा वाले काम में मेरी मदद करती है। सर, कभी ऐसा नहीं होता कि आप इन सब चीजों में ज्यादा उलझ जाते हो, बिजी हो जाते हो, जैसे कि लगातार मरीज आपसे तो बात करना ही चाहते हैं, सब कोई आपसे बात करना चाहता है, कभी ऐसा हुआ है कि उनके लिए टाइम नहीं मिला हो और फिर झगड़ा हुआ हो कि आप हमारे लिए टाइम नहीं देते? नहीं, वो हमेशा चलता है। अच्छा। मेरी वाइफ को एक ही शिकायत रहती है हमेशा जी। कि मैं उसको टाइम नहीं देता और मैं दुनिया के लिए टाइम देता हूँ। तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि तू ये मान लेना मेरी 2 शादियां हुई हैं। अच्छा। एक शादी मेरी काम से हुई है, एक शादी मेरी तेरे से हुई है। तो यही समझा रखा है मन को। अच्छा। तो बहुत शानदार आचार्य जी पॉडकास्ट चला अभी तक और बहुत मजा आया आपके साथ आज बात करके। मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, यंग एनर्जी, दोनों का ड्रेस का कॉम्बिनेशन, दोनों को धन्यवाद। धन्यवाद आपके पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। तो एक खास पॉडकास्ट आप सभी के लिए आज हम लेकर आए। एक यूनिक ये पॉडकास्ट इसलिए था क्योंकि आज हम हिम्स में आए। हिम्स एक ऐसा अस्पताल जहां पर हर बीमारी का इलाज आपको मिल रहा है आयुर्वेद के माध्यम से। आचार्य मनीष जी लगातार इस पॉडकास्ट में आज उन्होंने हमें बताया कैसे आप अपनी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। जी बिल्कुल आमिर जी, मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी कि जो इंस्पिरेशन हमें उनसे सच मिली में। है आयुर्वेद के प्रति, मैं चाहती हूँ कि ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से जन जन तक पहुँचे और लोग आयुर्वेद की तरफ आगे आए, बिल्कुल। क्योंकि एलोपैथी में कहीं ना कहीं हम सबको पता है नुकसान तो जरूर है, लेकिन आपको आयुर्वेद में अब नुकसान नहीं मिलेगा क्योंकि इस पॉडकास्ट में सब कुछ आपको हमने बता दिया। तो अगला पॉडकास्ट फिर लेकर आएंगे आप सभी के लिए एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।